मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे तराई रीजन दिखाने के लिए दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी स्पेशल के बारे में दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करता हूँ आज। और दोस्तों इसी माध्यम से आप यहाँ पे देखेंगे आपका यूपी स्पेशल भी क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर लगातार दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे कि मई के लास्ट तक की दोस्तों ऑलमोस्ट सिलेबस आपको खींच करके दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जून जुलाई हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और तैयारी को मजबूत करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद सोनभद्र क्या करता है दोस्तों, 4 राज्यों के साथ, कितने 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगर इसके पश्चिम में देख लेंगे तो पहला राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। इसके दक्षिण में देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे तीसरा स्टेट दिख जाएगा, झारखंड। और दोस्तों सोनभद्र के दोस्तों अगर आप पूरब की तरफ देख लेंगे तो दोस्तों आपको क्या दिखेगा, बिहार दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे प्यारे साथियों, बिहार दिखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा सोनभद्र क्या कर रहा है, 4 राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। एमपी के भी 11 जिले पूरे नहीं हुए। अभी देखिए फिर से सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, झांसी हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ललितपुर देख रहे हैं। एक एक जिला आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। अगर मैं आपको कह दूं जालौन कहां पे है तो फटाक से आप उंगली रख दें, ठीक है। इस तरीके से मैपिंग की तैयारी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको पूरा यूपी स्पेशल, ठीक है, पूरा पूरा यूपी स्पेशल दोस्तों मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। और दोस्तों कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिसकी शुरुआत आज इस पहली वीडियो में हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे इसके बाद, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एडुकेटर अल्तमस 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स आपको मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर आपको 13 करवाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था 16 नंबर। फिर मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया था, ठीक है। दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बचेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये दो जो क्वेश्चन बचेंगे इनको भी यहाँ पे हम करवा देंगे, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, यहाँ पे कुछ स्थान के नाम दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रखा है कि इनका जो वनस्पति है, ठीक है, वो यहाँ पे कैसी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकी वनस्पतियाँ कैसे हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है पश्चिमी घाट, क्या दिख रहा है, पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, हिमालय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपने देखा हरियाणा और पंजाब, क्या देखा, हरियाणा और पंजाब। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपने देखा छोटा नागपुर का पठार, क्या देखा, छोटा नागपुर का पठार देखा, ठीक है। सामने दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे सामान्य वनस्पति प्रकार, ठीक है, मतलब ये क्षेत्र दे रखे हैं और यहाँ पे वनस्पतियों के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है, फौना के, कि यहाँ पे किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें मैच करने के लिए बोला है, मैच करके आपको बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 के रखा है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, कौन सा पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, क्या रखा है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या, एवरग्रीन। सदाहरित का मतलब क्या होता है, एवर ग्रीन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल, क्या, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे हिमालयी आर्द्र, क्या, हिमालयी आर्द्र वन, मतलब एक ऐसे ही ह्यूमिड फॉरेस्ट जो कहाँ पे उगते हैं, हिमालय में उगते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या रखा है, उष्ण कटिबंधीय कंटकी, क्या, कंटकी, जो कटीलेदार वन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनकी पूरी ज्योग्राफी को हम लोग समझ लेंगे, तब जाकर के इसका यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे मैंने बना रखा है टाइप ऑफ दी फॉरेस्ट, क्या रखा है, टाइप ऑफ दी फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों पहला देखेंगे कि रखा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो होते हैं दोस्तों कौन से क्षेत्र में होते हैं, तराई रीजन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तराई क्षेत्र में दोस्तों इस टाइप के यहाँ पे देखने को मिलते हैं पौधे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो शुष्क पर्णपाती हैं, क्या है, जो शुष्क पर्णपाती हैं दोस्तों, ये मध्य गंगा का मैदान है, क्या है, मध्य गंगा का मैदान दोस्तों, जो कि पठारी क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां पे दोस्तों यहाँ पे क्या मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती मिलते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से वहां पे कैसा नेचर होता है, ड्राई नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको याद होगा मैंने अल्पाइन वाला रीजन बताया था। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था कि जो मुख्य रूप से जो अल्पाइन क्षेत्र है वो दोस्तों कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या रखा था, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध रेंज में आता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया था।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार मतलब कि जो हमेशा पौधे रहते हैं, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनको कहाँ पाया था, सह्याद्री में पाया जाता है दोस्तों। सह्याद्री किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को बोलते हैं, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं दोस्तों। आपको मैंने बताया था इंडियन मानसून वाले वीडियो में कि यहाँ पे दोस्तों ये जैसे कि आप देखेंगे ये क्या हो गया, भारत का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ऑल टाइम यहाँ पे क्या होती रहती है दोस्तों, ह्यूमिड रीजन रहता है। कैसा रहता है यहाँ पे आप देखेंगे, आर्द्र रहता है, क्या रहता है, आर्द्र जलवायु रहती है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों रेनफॉल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट है, ऑल टाइम पश्चिमी घाट रेनफॉल क्या करता है, रिसीव करता है मेरे प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो बारिश होती है 175 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे पूरे वर्ष क्या होता है, गर्म रहता है, यहाँ पे आर्द्र रहता है, क्या रहता है, आर्द्र रहता है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों, कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर के पास, ठीक है, 5 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास का क्षेत्र होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जैसे क्या है, ये पृथ्वी है दोस्तों, और ये क्या है इसका, ये 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। इसके ऊपर 5 डिग्री आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ, नॉर्थ में जाएंगे, और 5 डिग्री दोस्तों कहाँ जाएंगे, साउथ में जाएंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, सदाबहार वन मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑल टाइम यहाँ पे क्या रहता है, गर्म रहता है दोस्तों। ह्यूमिड होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे मानसून यहाँ पे बनते रहते हैं, तो दोस्तों रेनफॉल होती रहती है, और जहाँ रेनफॉल अच्छा खासा होता है दोस्तों वहाँ पे आपको एवरग्रीन यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे इक्वेटर दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों आप ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ बारिश होती है दोस्तों। आप ये देखेंगे जो सदाबहार वन है दोस्तों, एशिया में भी देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं दोस्तों, साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, और दोस्तों मध्य अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ, ठीक है, तो इंडिया में दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, ठीक है, अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आपको मैंने बताया था मासिन राम हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चेरापूंजी हो गई दोस्तों, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती रहती है, ठीक है। अंडमान निकोबार में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने किसके बारे में बात किया था, तराई रीजन के बारे में बात किया था। क्या बताया था कि उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती होते हैं दोस्तों कहाँ पे होते हैं, तराई रीजन में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तराई रीजन कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि तराई रीजन दोस्तों भारत में कहाँ देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे तराई रीजन दिखाने के लिए दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी स्पेशल के बारे में दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करता हूँ आज। और दोस्तों इसी माध्यम से आप यहाँ पे देखेंगे आपका यूपी स्पेशल भी क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर लगातार दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि मई के लास्ट तक की दोस्तों ऑलमोस्ट सिलेबस आपको खींच करके दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जून जुलाई हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और तैयारी को मजबूत करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों इसका जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है दोस्तों, 24,928 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है दोस्तों। आप इसका एक एक नंबर याद करेंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आजकल फैक्चुअल बता रहे हैं, डेट से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों नंबर को आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं। इसका जो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात कर लूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है किसके पास, उत्तर प्रदेश के पास है। अगर दोस्तों इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं यूपी के, तो दोस्तों उत्तर भारत में है दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उत्तर मध्य भारत का क्षेत्र भी यह कहलाता है दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ इसके आसपास के कौन कौन से नेबरिंग स्टेट हैं, नेबरिंग दोस्तों कौन कौन से नेबरिंग स्टेट हैं, यूटीज हैं, कंट्रीज हैं, सब कुछ समझ लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के 8 पड़ोसी राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे देश है जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाल का बॉर्डर दोस्तों भारत के साथ लगता है, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं दक्षिणी यूपी के बारे में बात कर लूँ, सदर्न यूपी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर मैं सदर्न यूपी के बारे में बात कर लूँ तो इसके दक्षिण क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा। क्या दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा। मध्य प्रदेश दोस्तों क्या करता है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्या कितने जिलों के साथ, 11 जिलों के साथ क्या करता है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो एक दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ललितपुर, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ललितपुर बोलते हैं। ये तीनों तरफ से क्या हुआ है, घिरा है किससे, मध्य प्रदेश से, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। आप ईस्ट से देख लें चाहे साउथ से देख लें चाहे वेस्ट से देख लें, ये तीनों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक किससे, यहाँ पे मध्य प्रदेश से। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ललितपुर के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस जगह पे क्या दिखेगा, झांसी दिखेगा। क्या दिखेगा, झांसी दिखेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, महोबा दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कौन सा दिखेगा, बांदा दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चित्रकूट दिखेगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको क्या दिखेगा, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के बाद दोस्तों आपको क्या दिखेगा, मिर्जापुर दिखेगा। और मिर्जापुर के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ठीक है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे दोस्तों, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मेरे प्यारे साथियों सोनभद्र के बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं। तो सोनभद्र क्या करता है दोस्तों, 4 राज्यों के साथ, कितने, 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगर इसके पश्चिम में देख लेंगे तो पहला राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। इसके दक्षिण में देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे तीसरा स्टेट दिख जाएगा, झारखंड। और दोस्तों सोनभद्र के दोस्तों अगर आप पूरब की तरफ देख लेंगे तो दोस्तों आपको क्या दिखेगा, बिहार दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे प्यारे साथियों, बिहार दिखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा सोनभद्र क्या कर रहा है, 4 राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और जान लेते हैं, ठीक है, एमपी के भी 11 जिले पूरे नहीं हुए। अभी देखिए फिर से सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर
हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, झांसी हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ललितपुर देख रहे हैं। एक एक जिला आपको, एक एक डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। अगर मैं आपको कह दूं जालौन कहाँ पे है तो फटाक से आप उंगली रख दें, ठीक है। इस तरीके से मैपिंग की तैयारी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको पूरा यूपी स्पेशल, ठीक है, पूरा पूरा यूपी स्पेशल दोस्तों मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे, और दोस्तों कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिसकी शुरुआत आज इस पहली वीडियो में हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे ललितपुर के बाद जब और ऊपर आप बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, जालौन दिखेगा। क्या दिखेगा, जालौन दिखेगा, ठीक। जालौन के बाद दोस्तों क्या दिखेगा, इटावा दिखेगा। इटावा के आगे चलेंगे दोस्तों आपको क्या दिखेगा, आगरा दिखेगा। क्या दिखेगा, आगरा दिखेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, आगरा हो गया, ठीक है, इटावा हो गया, जालौन हो गया, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे जालौन हो गया, फिर आप देखेंगे ललितपुर हो गया, फिर झांसी हो गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो मेरे प्यारे साथियों कितने हो गए, 11। तो मेरे प्यारे साथियों 11 जिले हो गए जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आगरा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के कितने, दोस्तों जो अब यहाँ पे देखेंगे राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 जिले आप याद रखेंगे, ठीक है। एक पहला जिला कौन सा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगरा। और जो दूसरा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, आगरा और मथुरा, ठीक है। और दोस्तों जो आगरा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम आगरा को पकड़ लें तो आगरा क्या कर रहा है, एमपी के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और राजस्थान के साथ भी क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं राजस्थान को पकड़ लूं तो आप देखेंगे मथुरा और आगरा दोनों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया, आगरा हो गया। इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली क्या कर रहा है, यूपी के 2 जिलों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहला जिला कौन सा है, गाजियाबाद हो गया, और दूसरा जिला कौन सा हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। कौन सा होगा, गौतम बुद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों गाजियाबाद और गौतम बुद्ध दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के साथ दोस्तों क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं गौतम बुद्ध नगर की बात कर लूं तो दोस्तों ये क्या करता है, हरियाणा के साथ भी क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सबसे जो नॉर्थ में अगर इसका देखेंगे तो सबसे दोस्तों नॉर्थ में कौन सा इसका यहाँ पे जिला आता है, सहारनपुर आता है। कौन सा आता है, सहारनपुर आता है। तो सहारनपुर के ऊपर दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि इसके अगर आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो उत्तराखंड के साथ सीमा है, ठीक है। और दोस्तों इसके उत्तर में देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, और इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हरियाणा दिखेगा। क्या दिखेगा, हरियाणा दिखेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों पश्चिम में किधर से, हरियाणा से कर रहा है, और पश्चिम में हरियाणा से कर रहा है, और पूर्व में किससे कर रहा है, उत्तराखंड से कर रहा है, और नॉर्थ में किससे कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बातें पता चल गई, ठीक है। अब दोस्तों अगर मेरे प्यारे साथियों आप हरियाणा देख रहे हैं तो दोस्तों हरियाणा ने किसके साथ सीमा साझा किया, दोस्तों सहारनपुर के साथ भी सीमा साझा किया, और गौतम बुद्ध नगर के साथ भी क्या किया, सीमा साझा किया। और दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीजें कवर कर दूंगा, फिलहाल आप इतना यहाँ पे रेडी रखें, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, राजस्थान का है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश का, तीसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। चौथा नंबर दोस्तों किस पे आता है, चौथा नंबर किसका आता है, यूपी का आता है, ठीक है। 5वें नंबर पे गुजरात है, देन यहाँ पे कर्नाटक हो गया, देन आंध्र प्रदेश हो गया, देन उड़ीसा हो गया, देन छत्तीसगढ़ हो गया, देन तमिलनाडु हो गया। मेरे प्यारे साथियों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल में पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसका जो ये पूर्व की क्षेत्र है तो दोस्तों यहाँ पे कौन है, बिहार के साथ क्या हो रही है, सीमा लग रही है। क्या हो रही है, बिहार के साथ क्या हो रही है, इनकी सीमाएं लग रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है यूपी स्पेशल के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे यूपी स्पेशल को कितने भौगोलिक क्षेत्र में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों फ्यूचर ऑफिसर्स आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड मतलब यूके को दोस्तों क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किससे, दोस्तों उत्तराखंड को क्या कर दिया गया, यूपी से अलग कर दिया गया, ठीक है। जब दोस्तों उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, तो दोस्तों इसको 4 भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे बांट सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब से अलग हो गया तब से दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र जो है जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, अब दोस्तों ये क्या है, इससे अलग है अभी दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र हो गया भाबर और तराई रीजन, एक साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरा कौन सा क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। तीसरा अगर हम यहाँ पे देख लेंगे दक्षिण में पठारी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, दक्षिण में पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ये रेंजेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये रेंजेस देख रहे हैं, इनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। शिवालिक रेंजेस से दोस्तों जैसे ही आप नीचे उतरेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे एक पतली पट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक पतली पट्टी मिलेगी जो कि मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे सहारनपुर से लेकर के, ठीक है, इधर आप यहाँ पे देखेंगे बिहार के पास में, ठीक है, कुशीनगर तक की, ठीक है, ये जो पतली पट्टी चली आ रही है, क्या दिख रही है आपको, ये पतली पट्टी चली आ रही है, ये वाली पट्टी जो है ये क्या कहलाती है, भाबर का क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, भाबर का क्षेत्र कहलाती है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे भाबर के दक्षिण में मतलब भाबर के नीचे आप देखेंगे तो दोस्तों आपको कौन सा क्षेत्र दिख जाएगा, आपको तराई क्षेत्र दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, तराई रीजन दिख जाएगा, ठीक है। भाबर के दक्षिण में दोस्तों क्या है, एक दलदली भूमि, कैसी भूमि है, दलदली भूमि है दोस्तों, ठीक है। नदियों के द्वारा यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्ट ला करके इकट्ठा कर दिया गया है, गाद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये उपजाऊ भूमि है, ठीक है। यहाँ पे चावल और गेहूं की क्या होती है दोस्तों, फसलें लगाई जाती हैं दोस्तों। आप देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है, जो बेल्ट है इसकी 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक की दोस्तों इसकी क्या मिलती है, चौड़ाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, ठीक है,
तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग नम पर्णपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो तराई क्षेत्र है इसमें प्रमुख रूप से दोस्तों यहाँ पे गन्ना उत्पादन जिले हैं। क्या है? गन्ना उत्पादन जिले हैं, ठीक है, जो जिनकी संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। उनके नाम देख लीजिए, बहराइच हो गया, बरेली हो गया, बस्ती हो गया, बिजनौर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर। दोस्तों जो लखीमपुर खीरी है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भाबर के क्षेत्र में भी चला जाता है और कुछ हिस्सा इसका तराई क्षेत्र में भी रहता है। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाबर और तराई के क्षेत्रों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं ताकि हमारा नॉलेज कहीं से भी कमजोर ना पड़े, ठीक है। मेंस के लिए भी दोस्तों आपको यही सारी चीजें काम कर जाएंगी, ठीक है। दोस्तों आपको ये यूपी पीसीएस में भी हेल्प करेंगे, आपके यूपी पीसीएस के मेंस लिखने में भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तराई और भाबर के बारे में खूब डिटेल से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो तराई रीजन है इसका जो जलवायु है, ठीक है, वो कैसी जलवायु है? आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। कैसी है? आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। पूरे वर्ष यहाँ पे आप देखेंगे पूरे साल, ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कृषि कौन सी होती है? अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, गेहूं और चावल दोस्तों होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो भूमि है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भूमि है, ठीक है, वो कैसी भूमि है? नम भूमि है, ठीक है। घास के मैदान मिलते हैं दोस्तों। भाबर के क्षेत्र के दोस्तों ये स्थित कहाँ पे है? भाबर क्षेत्र के दक्षिण में क्या है? ये स्थित है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे पहले आपको क्या मिलेगा? भाबर मिलेगा, फिर बाद में क्या मिलेगा? आपको तराई रीजन मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये क्या है? यहाँ पे शिवालिक रेंजेस है। शिवालिक रेंजेस से दोस्तों बहुत सारा सेडिमेंट्स टूट करके दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर का क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दलदली मैदानी क्षेत्र आएगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो भाबर है, ठीक है दोस्तों, गिरपाद मतलब फुटहिल्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पहाड़ क्या होते हैं? खत्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे होता है? फुटहिल्स के ऊपर होता है। एक संकरी घाटी है, मैंने आपको बताया था मैप में कि क्या है? एक पतली पट्टी सी गई हुई है, ठीक है, जो कि कंकड़ और पत्थर से क्या है? लोडेड है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो क्षेत्र देखेंगे वो सिंधु नदी से लेकर के दोस्तों तीस्ता के बीच का दोस्तों इसका यहाँ पे फैलाव है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में दोस्तों पानी क्या हो जाता है? भूमिगत हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी यहाँ पे अंदर चला जाता है, ठीक है, आगे जाकर के फिर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र दोस्तों कैसा होता है? शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क और ड्राई होता है, ठीक है। वनस्पति अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक की है, ठीक है। यहाँ खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है, यह उपजाऊ नहीं है, ठीक है, यहाँ पानी कम होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सब पेपर में डाल सकते हैं आपके ऑप्शंस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सहारनपुर का क्षेत्र हो गया, बिजनौर का क्षेत्र हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। अभी मैंने आपको बताया था लखीमपुर खीरी का कुछ हिस्सा दोस्तों तराई रीजन में जाता है और कुछ हिस्सा इसका भाबर के भी रीजन में रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे शाहजहांपुर हो गया। क्या हो गया? शाहजहांपुर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों लखीमपुर खीरी की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा लखीमपुर खीरी के बारे में बात भी कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके जो बॉर्डर लगता है किससे लगता है? नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। दोस्तों यूपी का, उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा जिला है। क्या है? ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। दोस्तों यह लखनऊ मंडल का हिस्सा है। किसका है? लखनऊ मंडल का दोस्तों ये क्या है? भाग है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रशासनिक राजधानी, क्या इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? लखीमपुर खीरी शहर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रमुख उद्योग कौन से हैं दोस्तों? चीनी का यहाँ पे प्रमुख उद्योग है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी नेशनल पार्क, ठीक है। लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पे कितना है? 894 है, ठीक है। साक्षरता दर दोस्तों यहाँ पे कितनी है? 60.56% है, ठीक है। दोस्तों आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि ये जो क्षेत्र होता है दोस्तों तराई क्षेत्र में भी फैला हुआ है और भाबर के क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है, तो कुछ चीजें और जान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय कटकी वन, कटकी मतलब कटीलेदार वन, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं दोस्तों। ये बेसिकली इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मेरे पास? तो जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? इसका वेस्ट रीजन हो गया। इस बेल्ट में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान के क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये एमपी का क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी यूपी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे हरियाणा और कुछ रीजन यहाँ पे इसका पंजाब में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इन क्षेत्रों में यहाँ पे देखने को मिलता है कौन से? कटकी वन देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे जब राजस्थान में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोस्टली आपको यही पेड़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर यूपी की बात कर ले तो पश्चिमी यूपी का भाग है, इसको आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन डिटेल में घुसाने की कोशिश करेगा तो दोस्तों आप यूपी भी लिख देगा और पश्चिमी यूपी भी लिख देगा, उत्तरी यूपी भी लिख देगा, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पश्चिमी यूपी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे पेड़ मिल जाते हैं। बबूल का पेड़ मिल जाता है, बेर का पेड़ दोस्तों आपको पता है, बबूल के पेड़ में भी कांटे होते हैं, बेर के पेड़ में भी कांटे होते हैं। पलास का पेड़ हो जाएगा दोस्तों, नीम का पेड़ हो जाएगा, ठीक है। खेजड़ी का पेड़ हो जाएगा दोस्तों, जंगली खजूर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। खजूर के पेड़ में दोस्तों आपको कांटे देखने मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आप देखेंगे जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैसा होता है? शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। कैसे होते हैं? शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। शुष्क ड्राई क्यों है दोस्तों? हमें पता है कि आप ये देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? दक्षिणी भाग है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? ये
पूर्वी घाट है, और ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्या है, विंध्य रेंजेस है। क्या है, विंध्य सतपुड़ा रेंजेस है। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो दबा हुआ क्षेत्र होता है, जो इसके बीच में जो फंसा हुआ क्षेत्र होता है, ट्रैप में जो फंस जाता है, देखो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, डक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्कन ट्रैप बोलते हैं। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि ये साउथ है, ये वेस्ट है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा जाता है। ठीक है, और दोस्तों दक्कन क्षेत्र में यहाँ पे आ नहीं पाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लेस रेनफॉल, क्या कम बारिश होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो कम बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ का जो रीजन रहता है वो कैसा रहता है, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लेस वाटरफॉल क्या होता है, रिसीव होता है। आप यहाँ देखेंगे जो दोस्तों यहाँ पे जो पौधे मिलते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, चौड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है दोस्तों वो गुजरात से एंटर कर जाता है, कहाँ पे, नदन इंडिया में। ठीक है, भारत के उत्तरी, दोस्तों भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी मैदानों में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट, क्या देखेंगे, पश्चिमी घाट देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा पश्चिमी घाट में जो हैवी रेनफॉल होने की वजह से दोस्तों वो हमेशा कैसा रहता है, एवरग्रीन रहता है। क्या रहता है, एवरग्रीन रहता है दोस्तों। पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के 2 में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब दोस्तों इनमें और एलिमिनेट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों दोनों में क्या कर रहे हैं, सेम मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या रखा है, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 1 पे जा रहा है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, दोस्तों ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे गलत करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुष्क पर्णपाती, क्या करेंगे, शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि जो कांटे वाले वन होते हैं जिसको हम लोग थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलते हैं, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं दोस्तों, और गुजरात में मिलते हैं, राजस्थान में दोस्तों देखने मिलते हैं, और पश्चिमी यूपी में देखने मिलते हैं। दोस्तों सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों सी का ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 4 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हिमालय प्रदेश में। दोस्तों हिमालय प्रदेश में क्या होता है, आपको पता है हिमालय में दोस्तों कैसे वन मिलेंगे, हिमालय आर्द्र वन मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो आपका खुला खुला यहाँ पे सही था। सी, तो दोस्तों ये तो मेरे प्यारे साथियों ये तो बिल्कुल ही आपको पता होना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा हल्का था। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, बी का यहाँ पे 3 देखने मिल गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने हर एक चीज को यहाँ पे अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी मिलते हैं आपको अनदर क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि मैंने आपको यूपी स्पेशल का पहला वीडियो दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी तराई रीजन के बारे में, महाबर रीजन के बारे में मैंने आराम से बात की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं यूपी स्पेशल का वीडियो नंबर 2 दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में मैं बात कर लेता हूँ आज। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों इस टाइम लूज पड़ गए और दोस्तों आपने अपने बारे में नेगेटिव लिया या लो फील किया या कॉन्फिडेंस आपका डाउन रहा या दिखा, तो मेरे प्यारे साथियों आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों आप रिवीजन रोज करते रहें। रिवीजन को आप ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे दें। जितना भी कुछ पढ़ा है आता है दोस्तों तभी रिवाइज करें आप। ठीक है, अगर मेरी बात माने तो ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है। और मेरे प्यारे साथियों कोई ना कोई बैठ करके इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, आप लो क्यों फील करेंगे, लो फील करके दोस्तों आप नेगेटिव ही तो जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको कॉन्फिडेंस जब गिरने लग जाए तो आप रिवीजन चालू कर दो। आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाए तो दोस्तों आपको जो सरल टॉपिक है आप उसके क्वेश्चन अटेंड करना चालू कर दो। ठीक है, आपको देखेंगे कि दोस्तों आप जब उसके सरल क्वेश्चन लगाएंगे, आपको जो टॉपिक आता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, इससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मार जाएगा। और हाँ, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो मेरे प्यारे साथियों आप एक काम और कर लेना, जिसमें आप फंस जाते हो उस टाइप के टॉपिक को लगा लेना दोस्तों। आपका टॉपिक तो मेरे प्यारे साथियों आपका ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप बीच का रास्ता लेकर के चलेंगे। ठीक है, आप दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे और ना ही लो कॉन्फिडेंस में जाएंगे। ठीक है, आप दोस्तों अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहें, दैट्स इट। ठीक है, और मेरे प्यारे कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा संदेह है कि सिलेबस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर कुछ लोग के डाउट है कि इतने कम में कैसे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपके सभी चीज़ों का जवाब ना मैं 27 के बाद दूंगा। ठीक है, फिर बाद में कहीं ये ना हो जाए कि आपको पछतावा होने लग जाए कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने जज ना किया होता तो ऐसा ना होता। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जिन्हें पता है उन्हें पता है, जो जानते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो दोस्तों मैंने बताया था आपको तराई एंड बाबर के क्षेत्र में बताया था, तराई और बाबर के क्षेत्र में बताया था। भारत उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है इसके बारे में मैंने बात की थी। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट क्षेत्र के बारे में बात करने वाला हूं। किसके बारे में, क्लाइमेट रीजन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो तराई और बाबर का क्षेत्र था दोस्तों, मैंने बताया था कि 3 भौगोलिक क्षेत्र में इसको बांटा गया है। तराई और बाबर का क्षेत्र मैंने बताया था। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने बताया था कि मैदानी क्षेत्र, और फिर मैंने साउथ में बताया था आपको दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, आप एक बार इसको फिर से यहाँ पे देखेंगे। मैंने बताया था कि ऊपर की जो पट्टी, ऊपर की दोस्तों ये जो पतली पट्टी चली आई है दोस्तों, ये भाबर का क्षेत्र है, ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, ये तराई रीजन के बारे में बताया था, भाबर के दक्षिण में। ठीक है, मतलब भाबर के जस्ट नीचे का अगर पोर्शन देखेंगे दोस्तों, आपको क्या दिखेगा, तराई रीजन दिखेगा दोस्तों। ठीक है, भाबर के दक्षिण में दलदली भूमि है। ठीक है, नदियों द्वारा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा सिल्ट गाद लेकर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उपजाऊ है, और गेहूं और चावल की दोस्तों क्या होती है, फसल जो होती है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, ठीक है, कि भाबर देन तराई देन इसके नीचे क्या आ जाएगा, और भाबर और तराई को दोस्तों एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 भौगोलिक क्षेत्र है, पहले दोस्तों 4 भौगोलिक क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सन 2000 में जब उत्तराखंड क्या हो जाता है, दोस्तों उत्तर प्रदेश से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ कितने भौगोलिक क्षेत्र बचे हैं, तो 3 भौगोलिक क्षेत्र बचे हैं, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि भाबर तराई का क्षेत्र हो गया। फिर आप देखेंगे इसके नीचे जो है वो मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, जिसको हम लोग दोस्तों पठारी क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पठारी क्षेत्र बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, ठीक है, देखेंगे दोस्तों मध्यम वर्षा दोस्तों कहाँ पे होती है, इससे यहाँ पे देखें मध्यम वर्षा दोस्तों कहाँ पे होती है, भाबर वाले रीजन में, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ निम्न वर्षा हो रही है, ठीक, गंगा के प्लेन्स में, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे अति अल्प वर्षा दोस्तों कहाँ पे हो रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तब दोस्तों यहाँ पे फिर से मैप पे आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करके जाएंगे और वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे दोस्तों। आप दोस्तों क्लाइमेट से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ठीक है, आई प्रॉमिस टू यू। दोस्तों आपको बचपन से बताया गया है, क्या बताया गया है, कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्थ हो गया और इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है, इसकी 0 डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अगर आप ये देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या हो गई, मकर रेखा, क्या हो गई, मकर रेखा हो गई दोस्तों। ये 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री दोस्तों क्या हो गई, ये नॉर्थ हो गया। और दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ क्या हो गई, 23.5 डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे ये साउथ हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये साउथ हो गया, ठीक। ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो कर्क रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र आता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र। और दोस्तों इसके ऊपर जो चला जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, क्षेत्रफल। आप यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों आपने इंडिया की जब फिजियोग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। मतलब भारत से 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा दोस्तों क्या होती है, गुजरती है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है, ये ऐसा ध्यान देंगे, ठीक है। तो जब ये कर्क रेखा ऐसे गई है गुजर करके, तो इसने क्या किया है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, तो ये कैसा होना चाहिए, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया, आप यहाँ देखेंगे ये कैसा हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, क्या हो गया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। लेकिन 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 मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, फ्यूचर ऑफिसर्स और भविष्य के अधिकारियों, ठीक है, डेकोरेटेड ऑफिसर्स, आप यहाँ पे इन चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में मैं भर के जाऊँगा, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, ये इसका नॉर्थ रीजन हो गया, ये इसका क्या हो गया, ईस्ट रीजन हो गया, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देखें हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों आप ये देखिए कर्व शेप में क्या है, यहाँ पे खड़ा हुआ है हिमालय, क्या खड़ा हुआ है यहाँ पे, हिमालय, ठीक है। तो दोस्तों हिमालय क्या है, हिमालय की जो चोटियां हैं, ये जो चोटियां हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो चोटियां हैं, तो दोस्तों चाइना से, कहाँ से, चाइना से, ठीक, चाइना से आने वाली सर्द हवाओं को या ठंड हवाओं को दोस्तों आने से रोकती हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं जब गर्मी होती है तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों, ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, क्या होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके चलते दोस्तों ये साउथ का और ये वेस्ट का मानसून कहाँ चलता है, इधर की तरफ आता है भैया, क्या होता है, इधर की तरफ खिंचता है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो मानसून है दोस्तों हाई प्रेशर से किधर की तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लो प्रेशर है तो दोस्तों ये तो इधर चला जाता, क्या हो जाता दोस्तों, यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो दोस्तों ऊपर की जो आने वाली ठंडी हवाएं थी दोस्तों ये क्या हो जाती, इधर की तरफ खिंचते हुए चली जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसने रोक रखा है उनको, दोस्तों इसने, माउंटेन्स ने क्या करा है, यहाँ पे इसको रोक रखा है, हिमालय ने। तो इसके वजह से मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ऊपर का जो नॉर्थ इंडिया का जो भारत है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल में होने के बावजूद भी दोस्तों कैसा मानसून है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल है। तो आप इस चीज को कभी भी भविष्य में भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको मेंस में भी काम देगी, हर जगह काम देगी, फिर चाहे आप जिस भी प्री के लिए आप तैयार करना अपने आप को, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अगर पूछ ले और आप ऑप्शन में डाल दे कि भारत की जो अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि यूपी की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, ठीक है, और ऑप्शन में दे दे, कह दे कि सब ट्रॉपिकल रीजन की क्षेत्र की है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन ऑप्शन में डाले ही ना, तो मेरे प्यारे साथियों वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। चाहे दोस्तों सब ट्रॉपिकल रीजन बोल दे और दोस्तों चाहे ट्रॉपिकल रीजन बोल दे, दोस्तों दोनों ही मायनों में ये बातें क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल बोल दे या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल बोल दे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूं आपको ये छोटी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए एक बार यहाँ पे डिटेल से बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों जो ये वाली बात थी, बात नंबर 1, इसका दोस्तों आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया कि दोस्तों वैसे तो उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, लेकिन मानसून कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल का होता है। अब मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे
फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यूपी का क्लाइमेट है, अगर इसको मैं बांटने की कोशिश करूँ, डिवाइड करके देखूँ, तो आप देखेंगे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे साधारण आर्द्र, और यहाँ पे कैसा है, आर्द्र, ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमिड और यहाँ पे ह्यूमिड, ठीक है। तो आप अगर इसको देखेंगे कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को अगर बांट के देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगा, तराई प्रदेशों में और दोस्तों पूर्वी प्रदेशों में। दोस्तों आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है, आपको मैंने बताया है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने बताया है कि जो यूपी का तराई रीजन है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है यहाँ पे बारिश होती है। इसी वजह से तराई रीजन क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे चावल की खेती भी आसानी से हो जाती है। अब अगर मैं पूर्वी प्रदेश की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो रेन पैटर्न देखने मिलता है वो कितना देखने मिलता है, 100 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे बरेली, क्या बरेली में दोस्तों आप देखेंगे सबसे कम गर्मी होती है, क्या सबसे कम गर्मी दोस्तों कहाँ देखने मिलती है, बरेली में, ठीक है। आगरा, झांसी, बांदा, दोस्तों इन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक गर्मी देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलती है, अधिक गर्मी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझा कि बरेली में क्या होती है, सबसे कम गर्मी होती है, आगरा, झांसी, बांदा यहाँ पे अधिक गर्मी होती है। अभी आपको मैपिंग के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पे गर्मी क्यों होती है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये किस क्षेत्र में चले जाते हैं, ये कर्क रेखा के पास के रीजन में आ जाते हैं, ठीक है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे यूपी में हाई टेम्परेचर के कारण, क्या यूपी में हाई टेम्परेचर के कारण दोस्तों लो प्रेशर जनरेट होता है, क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अब जब लो प्रेशर बन गया है तो मेरे प्यारे साथियों ऑब्वियस सी बात है, मानसून के आगमन का क्या है, संदेश है। अभी मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे गर्मियों में क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। कैसे बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। तो जब लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसून का आगमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ, आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वर्षा ऋतु क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है जून के लास्ट वीक से। कब से, जून के लास्ट वीक। मानसून यूपी का कैसे देखेंगे, जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा और सितंबर के लास्ट वीक तक दोस्तों क्या करेगा, बारिश करता रहेगा। आपको यह चीज दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे यूपी में अधिकांश वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। आपको यहाँ पे देखेंगे ये जो साउथ है वो जो वेस्ट है, ठीक है। मेनली इसके बारे में मैंने आपको बताया था मानसून वाले टॉपिक में कि मेनली जो इंडिया में बारिश होती है, मुख्य रूप से जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो यूपी में अगर जो मेनली बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप अधिकारी बन के आओगे, ठीक है। इसके बाद आप देखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 83% जो वर्षा है दोस्तों यूपी में, का मानसूनी वर्षा है। कैसी वर्षा है, मानसूनी वर्षा है, ठीक है। पूर्वी मैदान के क्षेत्र में देखेंगे तो 112 सेंटीमीटर रेनफॉल, और दोस्तों मध्यवर्ती मैदान में देखेंगे तो 94 सेंटीमीटर क्या देखने मिलती है, रेनफॉल आपको देखने मिलती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों कुछ बातें और जान लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ठीक है, अगर यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहीं पे हो रही तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा क्षेत्र हो गया, गोरखपुर। क्या हो गया, गोरखपुर, ठीक है, चौरी चौरा कांड, ठीक है, आपको पता होगा गोरखपुर में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद आप देखेंगे मथुरा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम रेनफॉल कौन रिसीव कर रहा है, मथुरा। ओ माय गॉड, ठीक है, कौन कर रहा है, मथुरा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मानसूनी वर्षा, यूपी की अधिकांश जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़ा और घुस के पूछेगा तो आपसे क्या कह देगा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच, कौन सी दोस्तों पूछ लेगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आपको मैंने बताया था जब मानसून वाला टॉपिक पढ़ाया था कि जब बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से तो दोस्तों इसकी दो ब्रांचें बढ़ जाती हैं दोस्तों, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लें क्या, ठीक है। तो चलो भाई कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून उठ के आया तो दोस्तों इसने क्या किया, गुजरात से, कठियावाड़ क्षेत्र से दोस्तों क्या करता है, नॉर्थ इंडिया में क्या करता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ये दो ब्रांचों में बढ़ जाता है दोस्तों। ये जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ से, बिहार के क्षेत्र से, ठीक है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से दोस्तों क्या हो जाती है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के रीजन से क्या हो जाती है, ये अंदर आ जाती है और दोस्तों उत्तरी मैदान में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों ये बिहार से होते हुए दोस्तों कहां पहुंचेगी, यूपी पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, यूपी पहुंच जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम बस गया कि नहीं बस गया, ठीक है, कि बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच होती है बिहार के मैदान से होते हुए यूपी में दोस्तों, ठीक है, यूपी में पहुंच जाती है। जिसको इसको क्या बोलते हैं, पूर्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरवैया जिसको कह सकते हो, कभी कभी गांव में बोलते हैं ना कि भैया पुरवैया हवा चल रही है, ठीक है, पूर्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र, क्या बुंदेलखंड क्षेत्र, सर्वाधिक औसतन तापमान होता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, काहे, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कर्क रेखा, क्या देखेंगे, कर्क रेखा के पास होने के कारण दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया था, आपको मैंने अभी क्या बताया था, नीचे मैंने बताया था कि ये देखो ये क्या गई है, कर्क रेखा गई है कि नहीं गई है। और कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, तभी आप देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया में सब क्या रहता है, ऑल टाइम बारिश होती रहती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो
दोस्तों यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ह्यूमिड होता है। क्या होता है? ह्यूमिड होता है, ठीक है, उमस रहती है। तो मेरे पास साथियों आप देखेंगे जो कर्क रेखा के जो क्षेत्र है इसके पास दोस्तों कौन सा क्षेत्र आ रहा है? बुंदेलखंड का रीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आपको मैं बुंदेलखंड वाला थोड़ा सा क्षेत्र दिखाऊं क्या? ये देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों क्या है? पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि ललितपुर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये एमपी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद झांसी, बांदा, हमीरपुर, क्या हमीरपुर दोस्तों। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? महोबा देख रहे हैं, जालौन देख रहे हैं, चित्रकूट देख रहे हैं दोस्तों। अब ललितपुर के दोस्तों अगर फिर चित्रकूट देख रहे हैं, फिर दोस्तों दक्षिण प्रयागराज, क्या प्रयागराज में कहां पे? दक्षिण प्रयागराज। और फिर आप देखेंगे दक्षिण इटावा, ठीक है दोस्तों। ये किस तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि ये बुंदेलखंड का एक पठारी क्षेत्र है और इनमें ये सारी चीजें क्या होती हैं? आ जाती हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर क्लाइमेट के हिसाब से अगर बांट लें तो मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र मैंने बता दिया आपको, ये सारे रीजन आते हैं इसमें। और दोस्तों यहाँ पे गर्मी अधिक होती है, ठीक है, और इसमें रेनफॉल भी दोस्तों कम देखने मिलती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। कितना? 80 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पश्चिमी मैदान का जो क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों कितना देखने मिलता है? 65 से दोस्तों 80 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने मिलती है। कहाँ पे? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो वर्षा है जब पूरब से पश्चिम की तरफ खिसती जाती है, ठीक है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जब खिसती जाती है तो दोस्तों इसका क्या हो जाती है? घटती जाती है, ठीक है। ये रेनफॉल जो है दोस्तों क्या होती जाती है? घटती जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, सर्वाधिक क्या? सर्वाधिक नम, ठीक है, सर्वाधिक मॉइस्ट नम वेटलैंड जो रीजन है दोस्तों कहाँ पे? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। आपको ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे शीतकाल, क्या? शीतकाल में दोस्तों भूमध्य सागरी, दोस्तों शीतकाल में यूपी का दोस्तों कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शीतकाल में हमको पता है कि दोस्तों नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम मानसून दोस्तों यहाँ पे क्या करता है? जाड़ों में बारिश करता है। आपको बताया था ना मैंने, कई बार बताया मैंने ये बातें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेडिटेरियन सी से, ठीक है, ब्लैक सी से दोस्तों क्या करते हैं? जो नॉर्थ वेस्ट मानसून आते हैं वो मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी दोस्तों वहां से क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन उठाते हुए दोस्तों जेट स्ट्रीम के साथ साथ दोस्तों क्या करते हैं? भारत में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन के क्षेत्र हैं और दोस्तों ये क्या करते हैं? साइक्लोन फॉर्मेशन करते हैं। कैसा करते हैं? साइक्लोन फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और भारत में प्रवेश करने से दोस्तों क्या होता है? भारत में प्रवेश करने से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम से दोस्तों क्या होता है? 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा क्या होती है? 10 सेंटीमीटर से दोस्तों क्या होती है? अधिक वर्षा होती है, ठीक है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मावट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके लिए हेल्पफुल रहता है? रबी क्रॉप्स के लिए, रबी की फसलों के लिए। जो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है किसके लिए हेल्पफुल रहता है? रबी की फसलों के लिए रहता है दोस्तों। कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एक भी चीज को मिस नहीं करेंगे, नहीं बाद में प्रूफ दूंगा, आप तो ऐसे रह जाओगे। मैं तो देखेंगे तराई रीजन, ठीक है, तराई रीजन में जो बारिश होती है वो 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक है। जुलाई में जो टेंपरेचर रहता है 230 डिग्री रहता है और जो दोस्तों आप देखेंगे जनवरी में जो टेंपरेचर रहता है वो ऑलमोस्ट कितना रहता है? 18 डिग्री टेंपरेचर रहता है। तराई रीजन में दोस्तों ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक बार मैं बोल देता हूँ उसे, ठीक, सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है, नॉर्थ मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। दोस्तों ये सारे क्षेत्र किसके अंदर आ रहे हैं? तराई रीजन के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। आप इनको मैप में अच्छे से देख सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज आपने देख लिया कि मैंने आपको यूपी के क्लाइमेट के बारे में अच्छे से सारी चीजें बता दी है, ठीक है। आपको दोस्तों मैंने फिर मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे याद होगा, आपको मैंने भाबर के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि ये भाबर का जो क्षेत्र होता है ये एक सकरी पट्टी होती है जो कि कहाँ पे होती है? शिवालिक रेंजेस के, ठीक है, शिवालिक रेंजेस के गिरपात पे, फुटहिल्स पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सिंधु से लेकर के तीस्ता के बीच में दोस्तों इसका फैलाव रहता है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में दोस्तों पानी भूमिगत हो जाता है, ठीक है, यह क्षेत्र शुष्क होता है। वनस्पति दोस्तों अपेक्षाकृत क्या होती है? यहाँ पे कम होती है, याद रखेंगे, ठीक है। 8 से लेकर के दोस्तों 16 किलोमीटर दोस्तों चौड़ा रास्ता, लेकर के 16 किलोमीटर दोस्तों क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। मतलब इसका जो भूभाग दोस्तों, इसका जो भूभाग है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है, यहाँ उपजाऊ नहीं है, यहाँ पानी क्या होता है? कम होता है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैंने बताया था सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर दोस्तों किस रीजन में आते हैं? भाबर क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लखीमपुर खीरी के बारे में बताया था। आप वीडियो को दोस्तों पॉज करके सारी चीजों को समझ लीजिए। आपको मैंने बताया था कि शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक रेंजेस के नीचे देखेंगे तो भाबर क्षेत्र दिखेगा और भाबर के नीचे चले जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? तराई रीजन दिखेगा, ठीक है। तराई रीजन के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बताया था कि यहाँ की जो जलवायु होती है ये आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय होता है। पूरे वर्ष एवरेज टेंपरेचर कितना रहता है? 15 से 30 डिग्री टेंपरेचर रहता है। कृषि में दोस्तों यहाँ पे चावल और गेहूं अच्छा खासा पैदा होता है। भूमि क्या होती है? नम भूमि होती है, घास के मैदान होते हैं। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है, ठीक है। भाबर के नीचे दोस्तों साउथ में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तराई रीजन दिखेगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत रंगबाजी के साथ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप एक चीजों को क्या कर ले? रिवाइज कर ले। पीडीएफ आपको इसके नीचे हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच विजय ऑफिसर्स। यहाँ पे मैं यूपी स्पेशल की वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सॉइल के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों आप अगर उत्तर प्रदेश के सॉइल्स को देखेंगे तो उसको 3 क्षेत्र में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला क्षेत्र जो है वो पर्वत पदी मृदा, ठीक है, पदी मृदा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, ठीक है, मैदानी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है इसका, ठीक है, इसको देखेंगे बुंदेलखंडी मिट्टी। क्या देखेंगे? बुंदेलखंडी मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप यूपी की मृदा का वर्गीकरण आप अगर बांटना चाहेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया। तो आप पहला भाग देखेंगे पर्वत की पदी मृदा, ठीक है।
दोस्तों जो पर्वत की पदी मृदा है आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, भावर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे मध्य के मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है आप उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे जलोढ़ मृदा। ठीक है, जिसको दोस्तों आप दो पार्ट में बांटेंगे, खादर और दोस्तों बांगर में। ठीक है, जिसको दोस्तों आप दो पार्ट में बांटेंगे, खादर और बांगर में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लवड़ी तथा छारी मृदा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे मरुस्थली मृदा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे काली मृदा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भूड़ मृदा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर फिर दोस्तों आप देखेंगे तीसरे नंबर पे दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा। ठीक है, या फिर बुंदेलखंडी मृदा। क्या? बुंदेलखंडी मृदा। ठीक है, बुंदेलखंडी मृदा को दोस्तों आप इतने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, लाल मृदा, ठीक है, परवा मृदा, माड़ मृदा, ठीक है, और आप देखेंगे संकर मृदा, और यहाँ पे देखेंगे भोंटा मृदा। क्या देखेंगे? भोंटा मृदा। तो मेरे प्यारे साथियों आप इस प्रकार से यहाँ पे मृदा को इतने रूप से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। यूपी की मृदा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, अगर मैं इनकी डिटेलिंग करके देख लूँ दोस्तों, इनके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जो पहला टाइप था, ठीक है, तो दोस्तों जिसमें यहाँ पे देख रहे थे पर्वत की जो पदी मृदा थी, ठीक है, उसको दोस्तों हमने बांटा हुआ था भावर की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, तो भावर की मृदा क्या है जरा इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? यहाँ पे भारी निक्षेपों के दोस्तों, भारी निक्षेपों के कारण दोस्तों यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, जमा हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बोलते हैं इसको भाबर, क्या? भाबर तथा, ठीक है, तराई रीजन। क्या बोलते हैं? तराई रीजन बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भाबर का रीजन है, ठीक है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? भावर की मृदा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि भारी निक्षेपों से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है, या कंकड़ पत्थर, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मोटे बालुओं की दोस्तों अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये काफ़ी छिछली होती है। क्या होती है? काफ़ी छिछली होती है। ठीक है दोस्तों, पानी यहाँ पे शीघ्र क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब ऊपर पानी आया नहीं, नीचे जाकर के दोस्तों तुरंत बैठ जाता है। ठीक है, जमीन पे पानी आपको दिखता नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कृषि कार्य के लिए दोस्तों क्या है, ये अनुपयुक्त है, जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया था भाबर क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे झाड़ियाँ और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? झाड़ियाँ और वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि दलदली और नमी युक्त होती है। क्या होती है? दलदली और नमी युक्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने तराई रीजन के बारे में खूब पढ़ा रखा है। दोस्तों इनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? महीन कड़ों वाली मिट्टी से। किससे? महीन कड़ों वाले की निक्षेप जो होते हैं उससे दोस्तों क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों ये मिट्टी क्या होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तराई क्षेत्र में दोस्तों क्या होती है, नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, आपको भाबर वाले क्षेत्र में मैंने बताया था कि यहाँ पे पानी क्या हो जाता है, अति शीघ्र नीचे चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब तराई रीजन में पानी निकल के आता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तराई की अधिकांश भूमि जो है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, कृषि योग्य भूमि हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे गन्ने, धान, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप जूट की दोस्तों अब यहाँ पे खेती होने लगी है। ठीक है, इन सभी फसलों के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये तराई रीजन क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, फिर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे जलोढ़ मृदा, एलुवियल साइल, आप इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और बांगर। तो दोस्तों यहाँ पे पहले खादर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों किससे हुआ है, प्लिस्टोसीन युग में। क्या कब हुआ इसका निर्माण? प्लिस्टोसीन युग में हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, कौन से युग में हुआ है? प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कांप होता है, कीचड़ होता है, दोस्तों क्या होता है, बालू होता है। क्या होता है? कांप, कीचड़ और बालू होता है। इसमें पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं? चूना पाया जाएगा, ठीक है, पोटास देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, तथा ऑर्गेनिक यहाँ पे तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह हल्के दोस्तों क्या होती है, भूरे रंग के दोस्तों होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हल्के भूरे रंग के छिद्रयुक्त होते हैं। ठीक है, महीन कण दोस्तों इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे अधिक है। ये चीज आपको मैंने बताया दोस्तों, ये क्या है, अधिक से अधिक ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, फर्टाइल होती है। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पे मटियार, दोमट और सिल्ट बलुआ के नाम से भी क्या होता है, जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे बांगर के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे प्लिस्टोसीन युग के दोस्तों ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब दोस्तों जो खादर होती है जब वो पुरानी हो जाती है, ठीक है, नदियों से जो दूर की दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि ये क्या हो गया, नदी हो गई। ठीक है, तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और दोस्तों ये नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, नदियाँ बाढ़ लेके आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नदियों से दूर हटते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांगर का रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नदियों से दूर बांगर के रीजन आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो नदी के पास का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खादर का रीजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खादर का क्षेत्र बोल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होती है, नदियों से दूर होती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों जो मिट्टी पुरानी हो जाती है दोस्तों उसको बांगर बोलते हैं, बांगर बंजर ऐसे थोड़ा सोच लिया करो आप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। चूने की दोस्तों यहाँ पे गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, चूने की गांठ पड़ जाती है खुदाई में, आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें कंकड़ भी निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जानेंगे। ठीक है, फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे लवड़ी तथा क्षारीय मृदा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे बांगर मृदा वाले क्षेत्र में, कहाँ पे, जहाँ बांगर मृदा होती है दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया था अभी, आपको मैंने ये बताया था कि जैसे ये क्या है, नहर गई है, और ये नहर के दोस्तों आसपास का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये खादर होता है। और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नहरों से दूर हटेंगे दोस्तों, आपको कौन सा क्षेत्र मिलने लग जाएगा, बांगर का दोस्तों यहाँ पे रीजन मिलने लग जाएगा। बांगर का दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो खादर वाला रीजन होता है दोस्तों, यहाँ पे बाढ़ भी आया करती है। ठीक है, तो नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट भाग लाती है और साथ भाग लाती है दोस्तों, तो वहाँ पे लगा देती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो बांगर मृदा वाले क्षेत्र क्या होते
है अधिक उर्वरकों से। क्या? जब दोस्तों आप इच्छा एक बात बताओ, जब ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, बांगर वाला जो रीजन है, तो ज़्यादा उपजाऊ ना होने की वजह से किसान इसमें क्या करेगा, अधिक से अधिक उसमें फर्टिलाइजर डालेगा, उर्वरक डालेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी मिट्टी की क्या हो जाए, फर्टिलिटी बढ़ जाए। दोस्तों अधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण दोस्तों होता क्या है कि जो फर्टिलाइजर है दोस्तों क्या होता है, मिट्टी में जाकर घुल जाता है। मिट्टी में क्या हुआ, घुल गया, और दोस्तों बह करके दोस्तों दूसरे स्थानों पर क्या होता है, जाकर के दोस्तों नई मृदा का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लवड़ी या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा बोलते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आती हो, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बांगर वाला जो रीजन है दोस्तों कहाँ कहाँ मिलेगा, अलीगढ़ में मिलेगा, मैनपुरी में मिलेगा, कानपुर देखने को मिलेगा दोस्तों, उन्नाव देखने को मिलेगा, एटा, रायबरेली, ठीक है, सुल्तानपुर देखने को मिलेगा, प्रतापगढ़ देखने को मिलेगा, जौनपुर देखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ क्या प्रयागराज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जो बैरन लैंड है, ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों को दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे दोस्तों इन क्षेत्रों में आपको बंजर भूमि भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों जो बंजर भूमि होती है इसको हम लोग यहाँ पे कल्लर और रेह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेह, क्या रेह भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, जो बंजर भूमि होती है इसमें होता क्या है, इसमें जो सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम दोस्तों इसमें क्या देखने मिलती है, अधिकता देखने मिलती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसका खारापन एवं क्षारीयता की दोस्तों समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आप ये देखेंगे कि मृदा की दो कठोर परत दोस्तों होती है। ठीक है दोस्तों, जिप्सम क्या करता है, उसको बनने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, जो मिट्टी की जो कठोर परत बनती है, क्या बनती है, कठोर परत बनती है, तो यहाँ पे जिप्सम क्या करता है, उसको कठोर परत को बनने से रोक लेता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे मरुस्थलीय मृदा, जिसको हम लोग डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। दोस्तों यह मृदा शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में दोस्तों, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया दोस्तों, वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात कर लूँ तो दोस्तों इनके साथ जो लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया दोस्तों, इन जगहों पर दोस्तों क्या मिलता है, आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, डेजर्ट सॉइल देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डेजर्ट सॉइल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट, लवण तथा फास्फोरस की दोस्तों क्या मिलती है, अधिक मात्रा देखने को मिलती है। क्या मिलती है, अधिक मात्रा दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की दोस्तों क्या होती है, कमी होती है। ये चीज़ आपको जानना होगा। जो मिलेट्स हैं दोस्तों, ठीक है, जो मोटे अनाज है दोस्तों, उनकी दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली खेती होती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसके बाद ब्लैक सॉइल के बारे में तो आपको मैंने कितना पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, करेल भी बोलते हैं और कपासी मृदा तो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों क्या होती है, पश्चिम जिलों में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आयरन भी अच्छा खासा मिलता है और जीवाश्म की दोस्तों क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको डेजर्ट सॉइल में जीवाश्म की क्या मिल रही है, कमी मिल रही है, और ब्लैक सॉइल में जीवाश्म की क्या मिल रही है, अधिकता मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बूढ़ा मृदा, ठीक है, जिसको हम लोग मड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या फिर उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां होती हैं दोस्तों, उन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, बूढ़ा मृदा यहाँ पे देखने मिलती है, मड सॉइल देखने मिलती है। दोस्तों होता क्या है, गंगा यमुना या फिर इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी यहाँ पे सॉइल बहा करके लाती है, जिससे होता क्या है कि 10 से लेकर के 20 फीट तक की दोस्तों ऊंचे टीले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह मृदा हल्की दोमट बलुई मिट्टी होती है। क्या होती है, यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे साउथ के पठारी क्षेत्र की मृदाएं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना, प्री कैम्बियन युग की चट्टानों दोस्तों क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किससे निर्माण होता है, जो साउथ के जो पठारी क्षेत्र की जो मृदाएं हैं, प्री कैम्बियन युग की चट्टानों दोस्तों क्या होता है, इसका निर्माण होता है। दोस्तों आपको कहाँ कहाँ देखने मिलती है, दोस्तों आपको पता होगा, बुंदेलखंड का जो रीजन होता है दोस्तों, वो एमपी मध्य प्रदेश दोस्तों क्या बोलता है, बॉर्डर शेयर करता रहता है। तो दोस्तों ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया दोस्तों। ठीक है, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे इन सारे जो लोकेशंस हैं इनको आप थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों 5 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, लाल मृदा, ठीक है, परवा मृदा, भाड़ मृदा, राकर मृदा, और देखेंगे भोंटा मृदा। ठीक है, तो दोस्तों लाल मृदा के बारे में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, ये दलहन के लिए, तिलहन के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आयरन क्या होता है, रिच होता है, नाइट्रोजन और लाइम और फास्फोरस की दोस्तों क्या मिलती है, कमी देखने मिलती है। परवा मृदा की अगर बात करें दोस्तों, इसको पड़वा और पड़ुआ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हमीरपुर में और जालौन में दोस्तों, और यमुना के दोस्तों तट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी देखने मिलती है। दोस्तों ये कैसी होती है, लोमी सॉइल होती है। कैसी होती है, लोमी सॉइल होती है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, कार्बनिक तत्वों की यहाँ पे क्या होती है, कमी देखने मिलती है। दोस्तों रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों मटर आएगा। ठीक है, मेथा, जिसको हम लोग पिपरमिंट भी बोलते हैं दोस्तों, ज्वार, ठीक, जो कि किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। इनके लिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे पड़वा या फिर परवा मृदा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे जो लाल मृदा है इसको आप नोटिस करेंगे, कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, आपको लाल मृदा यहाँ पे दक्षिण के प्रयागराज में देखने मिलेगी, झांसी देखने मिलेगी, मिर्जापुर देखने मिलेगी, सोनभद्र देखने मिलेगा, चंदौली में दोस्तों यहाँ पे लाल मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख लेते हैं माड़ मृदा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे ये क्या होती है दोस्तों, ब्लैक सॉइल की टाइप की होती है दोस्तों, ये भी देखने में काली ही नजर आती है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन, फेरस और एल्युमिनियम दोस्तों क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चिपचिपी होती है दोस्तों, टच कर जैसे ही दोस्तों पानी टच में जाती है दोस्तों कैसे हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। कृषि कार्य दोस्तों करना इसमें क्या होता है, कठिन होता है। दोस्तों बागपत हो गया, शामली हो गया, हापुड़ हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिल जाती है, ये मृदा देखने को मिल जाती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख लेंगे राकर मृदा, ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, लाल भूरे रंग की होती है, दानेदार दोस्तों मिट्टी होती है, ठीक है, ढालों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे खरीफ की फसल जो होती है जिसमें बोलते हैं तिल, उसके लिए दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों चने, ठीक है, रबी की फसल के दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे भोंटा मृदा, ठीक है दोस्तों, विंध्य रेंजेस में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, विंध्य रेंजेस में दोस्तों देखने को मिलती है। लालिमा दोस्तों हल्की लाल कलर की होती है, मोटे अनाज की दोस्तों खेती के लिए दोस्तों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों कुशीनगर में मोटे अनाज दोस्तों अच्छे से उगाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट यूपी में, मिट्टी में दोस्तों क्या होता है, फास्फेट की कमी देखने को मिलती है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए दोस्तों। आप यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से याद कर ले, रिकॉल कर ले, और दोस्तों यहाँ पे बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करें और अपने दिमाग में सेट करें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार साथियों बगैर ओवर थिंकिंग करे, ठीक है, आप चुपचाप बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ये कुछ मत देखिए कि आप कितना थक रहे हो, आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, एग्जाम में क्या होगा कैसा होगा, ये कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, ठीक है। जो आपके हाथ में है, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो आपके हाथ में, वो आप 100% करते रहो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यूपी स्पेशल का पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो नदी तंत्र है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। शेरशॉट यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में देखने को जरूर मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स के बारे में। तो जैसे कि आपने मैप में देख रखा है, ठीक है दोस्तों, ये जो नदी है, ठीक है, ये वाली जो नदी है ये मेन नदी है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। क्या बोलते हैं, गंगा नदी दोस्तों क्या है, ये उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसी के पैरेलल में दोस्तों यहाँ से एक नदी चली आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं यमुना नदी। क्या बोलते मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यमुना नदी है दोस्तों, इसके पैरेलल में दोस्तों यहाँ पे बहती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये यूपी की दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लंबी नदी है। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। क्या चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखा है। जब आपको गंगा रिवर सिस्टम भी बताया था दोस्तों, यमुना का भी मैंने बताया था, सारी चीज़ें मैंने कराई थी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको याद होंगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि रामगंगा, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे गोमती नदी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे गंडक नदी दोस्तों, ये भी क्या है, इसकी यहाँ पे क्या है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रही है, यूपी के बीच से होकर के बह रही है। तो आप दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे गंगा रिवर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो जितनी भी नदियां मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेन रिवर ऑफ द यूपी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं गंगा और यमुना है, ठीक है। अगर इनका दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके देखें, ठीक है, बांट के देखें कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। और साथियों यहाँ पे इनको हम इनकी ज्योग्राफी के आधार पे, ठीक है, कि हिमालयन रिवर कौन सी हैं, ठीक है, मैदानी नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पठारी नदियाँ यहाँ पे यूपी की कौन कौन सी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो यूपी में दोस्तों इनका कोस्ट है, यूपी से आकर के बहती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गया, काली शारदा हो गई, रामगंगा हो गई, गंडक हो गई, सरयू हो गई, ठीक है, रोहिणी हो गई और राप्ती हो गई। दोस्तों ये नदियाँ कौन सी हैं, जो हिमालय से दोस्तों निकल के आती हैं। फिर दोस्तों मैदानी क्षेत्र में दोस्तों बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, कौन सी, गोमती हो गई, पांडव हो गई, वरुणा हो गई, सई हो गई और ईसन हो गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पठारी नदियाँ, ठीक है। पठारी नदियों में दोस्तों आप देखेंगे सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल और कन्हारा, ठीक है, कन्हार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे बस आपको मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके बताया ताकि दोस्तों आप यहाँ पे समझ पाएं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ किसके क्षेत्र में बहेंगी। अगर दोस्तों कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको क्या करना है, एक इंट्यूशन के साथ करना है, सिक्स सेंस के साथ करना है, तो दोस्तों आपको ये पता रहेगा कि ये नदियाँ तो मैदानी क्षेत्र की नहीं हो सकती हैं, ये नदियाँ तो पठारी क्षेत्र में बह रही थी, ठीक है। जैसे ये नदियाँ आ गई तो आपको पता होगा, आपको दोस्तों एक बैकग्राउंड में पता होगा कि हाँ ये पठारी क्षेत्र में तो नहीं बह सकती हैं, ठीक है, ये इनका संबंध तो मैदानी क्षेत्र से है। तो दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों हम सबसे पहले बात कर लेंगे गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। इसको दोस्तों अदर कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है तो देखेंगे पद्मा, जानवी, सुरसरी, देव नदी, ठीक है, भागीरथी। दोस्तों क्या, भागीरथी, ठीक है। जहाँ दोस्तों इसका उद्गम होता है उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है दोस्तों उत्तराखंड में, कहाँ से, गोमुख से, ठीक है, गंगोत्री गोमुख से होता है, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों 2525 किलोमीटर है दोस्तों। 1450 किलोमीटर ये कहाँ करती है, ट्रैवल करती है, यूपी में ट्रैवल करती है। इसके बाद आप देखेंगे गंगा, क्या, गंगा, ठीक है, ये क्या है, इसकी दोस्तों जो मुख्य धारा है, क्या, जो मुख्य धारा है, ठीक है, बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, जहां पे दोस्तों क्या करती है, पद्मा कहलाती है, क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें जब ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, आकर के जब इसमें मिल जाती है तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, जो पद्मा है अब क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है, क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में दोस्तों, आपको मैंने मैपिंग के थ्रू काफी अच्छे समझाया है सारी चीजें, है ना। बस यहाँ पे एक बार क्विक रिकॉल कर लीजिए सारी चीजें दोस्तों। जो बाएं तट से आके मिलेंगी, जो लेफ्ट साइड से आकर के मिलेंगी, देखेंगे आप यहाँ देखेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा और गंडक, क्या, रामगंगा, ठीक, गोमती, शारदा, ठीक है, और गंगट, ठीक है, गंडक।
तो आप यहाँ देखेंगे कि रामगंगा, इसके दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ये चली आ रही ना, ये इसका रास्ता है, तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, राइट साइड हो गया। सपोज करिए आप ही ऐसे चले आ रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका बायां होगा ना, और ये आपका क्या होगा, दायां होगा। तो दोस्तों रामगंगा है क्या, इसके बाएं तरफ से मिलती है। गोमती नदी दोस्तों इसके बाएं तरफ से मिलती है, ठीक है, और दोस्तों गंडक नदी क्या है, इसके बाएं से मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा और गंडक क्या है, इसके बाएं तट से मिल रही है, ठीक है। इसके जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों कौन सी हैं, यमुना, क्या है, यमुना, टोन्स और सोन, ठीक है। आप दोस्तों कहेंगे केन बेतवा इसमें नहीं लिखा है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि चंबल, बेतवा और दोस्तों केन, चंबल, बेतवा, केन, दोस्तों ये क्या है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये देखेंगे कि यमुना, टोन्स और सोन ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। दोस्तों ये नदियां जाकर के पहले यमुना मिलती है, तब दोस्तों यमुना की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो आकर के कहाँ मिलती है, प्रयागराज में दोस्तों गंगा से जाके मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि गंगा है दोस्तों कहाँ से, उत्तर प्रदेश में, यूपी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में बिजनौर से दोस्तों क्या करती है, एंटर करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों ये 27 जिलों को क्या करती है, कवर करते हुए दोस्तों कहाँ जाती है, आगे बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों गंगा के बारे में एक फैक्ट और जानते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसको क्या बोला है, जीवित मानव का दर्जा दिया है। क्या, गंगा और यमुना को क्या बोला है, जीवित मानव का दर्जा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों गंगा के किनारे कुछ यहाँ फेमस सिटीज बसी हुई हैं, जैसे कि प्रयागराज हो गया, ठीक है, वाराणसी होगी, ठीक है, कानपुर हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ है, गंगा के किनारे। अदर सिटी दोस्तों कौन कौन सी है, कन्नौज जिसको हम लोग इत्र नगरी बोलते हैं, बिथूर हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ये सब कहाँ बसे हुए हैं दोस्तों, गंगा के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको दोस्तों यहाँ पे नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया नवंबर 2008 में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेशनल फिश, ठीक है, राष्ट्रीय जो दोस्तों यहाँ पे जली पक्षी, जली जीव है, ठीक है दोस्तों, 2009 में इसको क्या, डॉल्फिन को यहाँ पे इसका दर्जा दिया गया, जो कि दोस्तों कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर दोस्तों कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन दोस्तों गंगा में देखने को मिलती है। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2014 में दोस्तों नमामि गंगा क्या चलाया गया था, ठीक है, नमामि गंगा करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया था दोस्तों। 31 मार्च 2026 तक की क्या है, इसका सेकंड फेज क्या है, वैलिड है। आप दोस्तों देखेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में, ठीक है, गंगा को दोस्तों साफ करने के लिए, इसकी पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दोस्तों 1985 में क्या चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। फिर मेरे प्यारे साथियों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे घाघरा नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है, ओरिजिनेट जो होती है वो मानसरोवर झील के निकट, क्या, मानसरोवर झील के निकट माप चाचुंग ग्लेशियर, क्या, माप चाचुंग ग्लेशियर के दोस्तों पठार से दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसका मुहाना, मुहाना मतलब जहाँ पे ये गंगा में एंटर करती है। तो दोस्तों आप देखेंगे बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या होती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, घाघरा की जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, सरयू है, शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक है, ये क्या है यहाँ पे घाघरा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। बिहार और यूपी के दोस्तों बॉर्डर पे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है इसको, ठीक है। अब तो मेरे प्यारे साथियों इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अयोध्या नगरी, क्या, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग शारदा नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो उद्गम है नेपाल, ठीक है, मिलान ग्लेशियर से, कहाँ से दोस्तों, मिलान ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसका जो मुहाना है दोस्तों वो कहाँ पे, सीतापुर के पास, क्या, सीतापुर के पास, बासरा, क्या, बासरा के समीप दोस्तों घाघरा नदी में दोस्तों आकर के मिलती है। इसके बाद दोस्तों आप दोस्तों इसको दोस्तों यहाँ पे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तनकपुर, क्या, तनकपुर बहरामपुर में दोस्तों क्या, घाघरा से मिलती है, क्या मिलती है, तनकपुर बहरामपुर में घाघरा से मिलती है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यूपी में पीलीभीत जिले में दोस्तों क्या करती है, प्रवेश करती है, कहाँ पे, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों क्या करती है, प्रवेश करती है। और दोस्तों आप देखेंगे कि नेपाल और पीलीभीत के साथ दोस्तों क्या बनाती है, सीमा साझा करती है, क्या करती है, सीमा पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे राप्ती नदी, इसका जो ओरिजिनेट होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है, प्यारे साथियों ये रुकुम कोट, क्या, रुकुम कोट से दोस्तों क्या होती है, निकलती है। इसके बाद इसका जो मुहाना है वो कहाँ पे, देवरिया, क्या, देवरिया के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बरहेज नामक, क्या, बरहेज नामक स्थान पर दोस्तों क्या, घाघरा नदी में, कहाँ पे, घाघरा नदी में। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो घाघरा नदी है इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, शारदा नदी है, ठीक है, राप्ती नदी है दोस्तों। यहाँ पे किसके साथ मिल रही है, तो मेरे प्यारे साथियों शारदा नदी भी जाके घाघरा में मिल रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं राप्ती नदी भी जाकर के कहाँ मिल रही है, घाघरा में मिल रही है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो गोरखपुर है वो क्या है, राप्ती नदी के दोस्तों कहाँ पे, किनारे पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे रोहिणी, ठीक है दोस्तों, रोहिणी क्या है दोस्तों, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, क्या है, मुख्य यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों इसके बाद देखेंगे बूढ़ी गंडक उत्तरी, क्या, यहाँ पे देखेंगे
उत्तरी मुख्य शाखा है। क्या यहाँ पे देखेंगे, अगर राप्ती नदी की उत्तरी मुख्य शाखा दोस्तों पूछे तो आपको याद रखना होगा बूढ़ी गंडक, ठीक है। और इसकी जो मुख्य रूप से दोस्तों जो सहायक नदी है वो कौन सी है, रोहिणी है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे जहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका मुहाना दोस्तों कहाँ पे, देवरिया के बरहेज नामक स्थान पे दोस्तों कहाँ पे जाकर के, घाघरा में मिलती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गंगा नदी का जो पानी होता है इसमें बैक्टीरियोफेज, क्या बैक्टीरियोफेज करके यहाँ पे क्या होता है, एक वायरस पाया जाता है जो कि क्या कर देता है दोस्तों, जीवाणुओं, ठीक है, बैक्टीरिया को और दोस्तों अन्य हानिकारक, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दोस्तों क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों दोनों मिलकर क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे इसके लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे रामगंगा के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, रामगंगा के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसका उद्गम कहाँ होता है, पौड़ी गढ़वाल, क्या पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, की पहाड़ी दोस्तों क्या होती है, निकलती है, ठीक है, कन्नौज के पास, कहाँ पे, कन्नौज के पास दोस्तों गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है रामगंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसका जो कोस्ट है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इसका जो कोस्ट है वो शिवालिक को पार करके नैनीताल, ठीक है, नैनीताल से दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क से दोस्तों होते हुए यूपी में, ठीक है, यूपी में एंटर करेगी, नजीमाबाद के मैदान में दोस्तों प्रवेश करेगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 24 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, क्या 24 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद दोस्तों कोह नदी, क्या कोह नदी में फिर दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें कोह नदी आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। कोह नदी दोस्तों क्या है, इसकी सहायक नदी है, किसकी, रामगंगा नदी की। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे गोमती नदी के बारे में, इसकी जो ओरिजिनेट है, ठीक है, वो दोस्तों कहाँ से, फुलहर झील से, कहाँ से, फुलहर झील दोस्तों कहाँ पे, पीलीभीत में, ये चीज़ आप पता होनी चाहिए। गाजीपुर, क्या गाजीपुर के पास दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। लखनऊ दोस्तों क्या गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सई नदी दोस्तों क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, क्या है, सई नदी क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि दोस्तों ये क्या है, गोमती नदी है, और दोस्तों सई नदी आकर के कहाँ पे मिल रही है, इससे आकर के मिल रही है, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि गाजीपुर के पास दोस्तों कहाँ पे, गाजीपुर के पास दोस्तों कहाँ पे, गाजीपुर के पास दोस्तों जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको गोमती नदी के बारे में भी पता हो गया है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का जो ओरिजिनेशन है दोस्तों वो कहाँ से होता है, नेपाल से होता है, नेपाल हिमालय से। इसका जो मुहाना है दोस्तों आप देखेंगे सोनपुर, कहाँ पे, सोनपुर हाजीपुर के पास दोस्तों जाकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। यूपी और बिहार के दोस्तों क्या करती है, सीमा की तरह दोस्तों काम करती है, ठीक है। आप देखेंगे काली गंडक और त्रिशूली गंगा, क्या काली गंडक और त्रिशूली गंगा के संगम से बनती है दोस्तों। जो गंडक नदी है वो काली गंडक और त्रिशूली गंगा क्या के संगम से दोस्तों क्या होती है, इसका उद्गम होता है। फिर मेरे साथियों आप यहाँ देखेंगे यमुना नदी के बारे में, किसके बारे में, यमुना नदी के बारे में, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे मुख्य नदी है। इसका जो ओरिजिनेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, बंदरपूछ श्रेणी से, कहाँ से, बंदरपूछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री, क्या यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गढ़वाल हिमालय, कौन सा हिमालय, गढ़वाल हिमालय दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसका जो मुहाना है दोस्तों आप देखेंगे प्रयागराज में दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। 1376 किलोमीटर इसका कोस्ट है। इसकी जो सहायक नदियाँ दोस्तों कौन कौन सी, याद रखना, चंबल, बेतवा, सिंध, दोस्तों काली सिंध भी बोलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हिंडन, और यहाँ पे देखेंगे वरुणा, ठीक है, ये इसकी क्या है, यहाँ पे सहायक नदियाँ है, आपको सहायक नदी अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि गंगा की सबसे पश्चिमी तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर फैजाबाद से दोस्तों यूपी में क्या करती है, ये प्रवेश करती है, कहां से एंटर करती है, फैजाबाद से दोस्तों क्या करती है, ये यूपी में प्रवेश करती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली, मथुरा और आगरा, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे बसे हुए हैं, ये यमुना नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों हम लोग जहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में। इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका जो उद्गम होता है एमपी में, इंदौर में, ठीक है, महू, कहाँ से, महू नामक स्थान से, ठीक है, जान पावा पहाड़ी से, कहाँ से, जान पावा पहाड़ी से। फिर मेरे प्यारे साथियों इसका जो मुहाना है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे मुरादगंज, कहाँ पे, मुरादगंज के पास, इटावा के पास दोस्तों 40 किलोमीटर दूर दोस्तों यमुना में जाकर के मिल जाती है, क्या, चंबल नदी, ठीक है। आगरा और इटावा की दोस्तों क्या है, सीमा भी दोस्तों बनाती है, क्या, आगरा और इटावा की सीमा भी बनाती है। मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे बेतवा नदी के बारे में। इसका जो ओरिजिनेशन है वो दोस्तों कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कुमार गांव से, कहाँ से, कुमार गांव से दोस्तों इसका उद्गम होता है। हमीरपुर के पास, क्या, हमीरपुर के पास यमुना नदी में दोस्तों क्या हो जाती है, जाकर के मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे सिंध नदी, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश का
है डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, ठीक है, विदिशा के सिरोंज तहसील से, कहाँ पे, सिरोंज तहसील से दोस्तों आप देखेंगे जालौन के ऊपर यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाकर के मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों केन नदी के बारे में, ठीक है, कैमूर पहाड़ियों के, क्या, कैमूर पहाड़ियों के दोस्तों उत्तरी ढाल से, कहाँ से उसका उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से, याद रखना उत्तरी ढाल से है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बांदा जनपद में दोस्तों क्या करती है, प्रवेश करती हुई, ठीक है। और दोस्तों देखेंगे भोजहा, क्या, भोजहा दोस्तों भोजहा नामक स्थान से दोस्तों क्या हो जाती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हिंडन नदी के बारे में, ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ होता है, शिवालिक रेंजेस में होता है, ठीक है। सहारनपुर क्षेत्र में दोस्तों क्या करती है, ट्रैवल करती हुई दोस्तों आप देखेंगे नोएडा के पास दोस्तों कहाँ पे, यमुना में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे टोंस नदी कैमूर पहाड़ियों में दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। मैहर, क्या, मैहर तमसा कुंड में दोस्तों, कहाँ पे, तमसा कुंड से दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है। प्रयागराज, कहाँ पे, प्रयागराज गंगा में जाकर के दोस्तों क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों, ठीक है, एमपी में, कहाँ पे, एमपी में अमरकंटक पहाड़ियों से दोस्तों क्या होता है, सोन कुंड से दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। आप देखेंगे पटना के पश्चिम में, ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, आरा डिस्ट्रिक्ट के निकट गंगा में दोस्तों क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसको दोस्तों गोल्डन नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूपी के, कहाँ पे, यूपी के सोनभद्र दोस्तों, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों होकर के ये बिहार में क्या करती है, एंटर करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कहाँ से, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों कहाँ करती है, बिहार में एंटर करती है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में जाकर के मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सही कूट बताना है। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा ये टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको वह इस टेस्ट सीरीज में जो कुछ भी देंगे, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों सब बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है और दोस्तों इसी टाइप से पेपर में आकर के पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इससे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जाकर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसकी फोटो ले लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश, ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले शारदा नहर परियोजना, किसके बारे में, शारदा नहर परियोजना के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, क्या, प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ठीक है। आप ये सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पैसा तो आप देखेंगे शाखाओं व प्रशाखाओं सहित, क्या, यहाँ पे शाखाओं और उनकी उप शाखाओं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को मिला करके आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12,368 किलोमीटर दोस्तों क्या है इसका कोस्ट है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को ऐड करके शाखाओं व प्रशाखाओं के सहित, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों आप देखेंगे 1920 से लेकर के 1928 के बीच में हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके किसका, शारदा नदी परियोजना का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे किसका स्थान, ठीक है, तो नेपाल सीमा पर दोस्तों आप देखेंगे पीलीभीत जनपद, कहाँ पे, पीलीभीत जनपद के वनवासा नामक स्थान पर, कहाँ पे, वनवासा नामक स्थान, ठीक है, शारदा नदी पे, कौन सी नदी पे, शारदा नदी पे हुआ था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों बेनिफिशरीज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किनको किनको फायदा पहुंचता है, तो आप देखेंगे पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, ठीक है। जिससे दोस्तों होता क्या है कि 8 लाख हेक्टेयर भूमि, क्या, 8 लाख हेक्टेयर भूमि क्या होती है, सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे खटीमा जल केंद्र, क्या, खटीमा जल केंद्र दोस्तों क्या है, इसी नहर पर दोस्तों क्या किया गया, स्थापित किया गया है। इसके बाद मेरे पैसे आप देखेंगे शारदा जल विद्युत परियोजना, क्या, शारदा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। आप देखेंगे कि इसी नहर पर पीलीभीत जिले में, कहाँ पे, पीलीभीत जिले के दोस्तों वनवासा के निकट दोस्तों क्या है, स्थापित किया गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, क्या, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध, क्या, रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और देखेंगे उत्तर प्रदेश की दोस्तों क्या है, एक संयुक्त परियोजना है, क्या है, एक ज्वाइंट परियोजना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से दोस्तों क्या हुआ, ये बनाया गया था। आप देखेंगे ललितपुर जिलों में, ठीक है, ललितपुर जिले में दोस्तों बेतवा नदी पर, कहाँ पे, बेतवा नदी पर दोस्तों क्या है ये बना हुआ है। आप इसे देखेंगे जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया और दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश का दोस्तों एक यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वालियर जिला, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 4 चीजें हो गई, ठीक है, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया और यहाँ पे ग्वालियर हो गया। आप ये देखेंगे इस बांध से दोस्तों 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे माता टीला बांध से, क्या, माता टीला बांध से, ठीक है, गुरसराय, क्या लिखेंगे, गुरसराय और मंदर नामक, क्या, मंदर नामक 2 नहरें निकलती हैं। इस नहर से दोस्तों क्या, झांसी, ठीक है, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिले के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2.64 लाख एकड़ भूमि दोस्तों क्या होती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। फिर आप देखेंगे रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, रिहंद बांध परियोजना आप देख रहे हैं सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के, क्या, पिपरी पहाड़ी के बीच सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, रिहंद पर बना हुआ है। आप देखेंगे 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसकी शिलान्यास कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन होता है वो 1963 में हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसका नाम, ठीक है, क्या, इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, क्या, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उसको रखा गया था। आप तो विद्युत उत्पादन क्षमता आप यहाँ पे ये 4 चीजें देख लीजिए। लाभान्वित जिले दोस्तों कौन से हैं, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी दोस्तों आदि क्या है, ये से लाभान्वित जिले हैं।
हो गया। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जनपदों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि दोस्तों इससे क्या की जाती है, सींची जाती है। ठीक है, लाभान्वित राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे हैं दोस्तों रिहंद बांध से लाभान्वित राज्य दोस्तों कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है और झारखंड नजर आ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो यूपी है, यूपी का दोस्तों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इधर से क्या करता है, नीचे से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों ये यूपी का तो पार्ट है ही है, क्या यूपी का हिस्सा तो ही है। यहाँ दोस्तों क्या कर रहा है, एमपी के साथ दोस्तों बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, इधर दोस्तों आप देखेंगे झारखंड और फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ दोस्तों क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो मेरे पैसे तो यही सारे जो राज्य हैं दोस्तों क्या है, इससे लाभान्वित है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है क्या, एक गुरुत्वीय बांध है दोस्तों, एक क्या है, ग्रेविटी डैम है। ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पे। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना दोस्तों कहाँ पर बना है, एक ग्रेविटी डैम पे बना हुआ है। ठीक है, आपको ये बात अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि रिहंद जलाशय, रिहंद बांध क्या, रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों में, क्या पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी के बांध कर दोस्तों बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों देखेंगे यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनी है। ठीक है, यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। याद रखना, 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना, क्या उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना, गंगा जल परियोजना दोस्तों आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे यहाँ पे गंगा जल परियोजना या उत्तर प्रदेश की दोस्तों आप देखेंगे पेयजल परियोजना, क्या ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, गंगा जल प्रोजेक्ट दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार में, कहाँ पे, प्रताप विहार में। क्षमता कैपेसिटी दोस्तों कितनी है, 50 क्यूसेक, क्या 50 क्यूसेक है। ठीक है, इससे दोस्तों जो बेनिफिट है उसको किसको पहुंचेगा, नोएडा पहुंचेगा, गाजियाबाद जिले को पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की दोस्तों क्या करता है, ये पूर्ति करता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे लौकुश बैराज परियोजना, क्या लौकुश बैराज परियोजना दोस्तों आप देखेंगे कानपुर में गंगा नदी पर दोस्तों क्या है, ये निर्मित है। ठीक है, कानपुर नगर को दोस्तों क्या होता है, इसका पेयजल उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल पूर्ति परियोजना, क्या यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर मनोहर लाल लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत दोस्तों किया गया था। ठीक है, तो किसके कौन सी दोस्तों यहाँ पे की गई थी, तो आप देखेंगे लौकुश प्रोजेक्ट को, किसको, लौकुश बैराज प्रोजेक्ट को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया था। इसके बाद मेरे पैसे तो देखेंगे प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं, क्या बहुउद्देशीय योजनाओं एवं सिंचाई योजना, क्या एवं सिंचाई योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रथम कार्यालय सहारनपुर में 1823 में खोला गया था। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1830 में दोस्तों आप देखेंगे प्रदेश की प्रथम नहर यमुना नहर का दोस्तों क्या हुआ था, निर्माण किया गया था। क्या 1830 में, ठीक है, प्रदेश की प्रथम नहर, ठीक है, यमुना नहर का क्या किया गया था, उसको निर्माण किया गया था। प्रदेश में क्या, प्रदेश में वृहत एवं माध्यम, ठीक है, सिंचाई परियोजना इरीगेशन प्रोजेक्ट, क्या इरीगेशन प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से दोस्तों उपयोग करने हेतु 1973 दोस्तों लेकर के 74 में शारदा सहायक, राम गंगा और गंडक, ठीक है, नामक 3 समादेश विकास परियोजनाओं को दोस्तों क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 1977 से लेकर के 78, क्या 1977 से लेकर के 78 निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन सरयू नहर परियोजना को अगस्त 2012 में, कब, अगस्त 2012 में, ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रदेश के पश्चिमी भाग के, क्या प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों जैसे कि मेरठ हो गया, फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूप के द्वारा दोस्तों लगभग 70.8% सिंचाई की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पश्चिम के दोस्तों आप याद रखेंगे जिलों को, पश्चिम के जिले कौन कौन से हो गए, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, मेरठ हो गया, फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर में, ठीक है, नलकूप के द्वारा दोस्तों 70.8% सिंचाई की जाती है। इसके बाद मेरे पास तो देखेंगे नहरों के द्वारा दोस्तों देखेंगे 70.2%, ठीक है, तथा तालाबों और कुओं के माध्यम से दोस्तों देखेंगे 11.5% क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखेंगे प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली, क्या सबसे लंबी नहर रायबरेली, ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों 2843 किलोमीटर में, ठीक है, तथा सबसे कम अमरोहा 52 किलोमीटर। दोस्तों आपको यहाँ पे पॉइंट याद होना चाहिए, सबसे कम कहाँ पे, 52 किलोमीटर अमरोहा में, ठीक है, सबसे लंबी नहर, ठीक है, कहाँ पे आप देखेंगे 2843 किलोमीटर कहाँ पे, रायबरेली में, और अमरोहा में कितना दोस्तों 52 किलोमीटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे निचली गंगा नहर, क्या लोअर गंगा कैनाल, ठीक है, निर्माण हुआ है वो 1871 से लेकर के 1878 के बीच में हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों स्थान है, ठीक है, आप देखेंगे बुलंदशहर जनपद, क्या बुलंदशहर जनपद के नरौरा, कहाँ पे, नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान पे दोस्तों किया गया है। कुल लंबाई दोस्तों ओवरऑल लेंथ कितनी है, 8800 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई ओवरऑल लेंथ अगर ले लें 8800 किलोमीटर, कितना 8800 किलोमीटर, मुख्य नहर तथा शाखाओं व प्रशाखाओं सहित। ठीक है, आप यहाँ सामने ना आपको लगता होगा कि 8800 किलोमीटर कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना होगा कि शाखाओं और इसकी उप शाखाओं, ठीक है, इनको दोस्तों यहाँ पे सब ऐड करके बताया जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे लाभान्वित जिले दोस्तों कौन से, बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, बुलंदशहर दोस्तों इटसेल्फ हो गया, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिले क्या होते हैं दोस्तों, इससे सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर, किससे दोस्तों, निचली गंगा नहर कितना कवर है दोस्तों, आप देखेंगे 8800, कितना है दोस्तों 8000, ठीक है, 800 किलोमीटर दोस्तों क्या करता है, ये कवर करता है। और दोस्तों ये जो आपको बता रखे हैं ये सारे क्या है, इससे लाभान्वित है। ठीक है, तो मेरे पैसे तो ये कहां पे बना है, नरौरा, कहां पे, बुलंदशहर जनपद के दोस्तों नरौरा में है दोस्तों। ठीक है, इसका स्थान है।
फिर आप देखेंगे हथनी कुंड बैराज, क्या हथनी कुंड बैराज निर्माण दोस्तों कब हुआ इसका 1872 में, ठीक है। अब दोस्तों इसका स्थान देख लेंगे सहारनपुर, कहाँ सहारनपुर के पास यमुना नदी पर दोस्तों, ठीक है। 5 राज्यों, क्या 5 राज्यों क्रम से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। आप याद रखना हथनी कुंड परियोजना कितने दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 5, कितना दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्टेट है दोस्तों, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1978 की भयंकर बाढ़ से दोस्तों क्या हो गया था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। इसका दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, नई हथनी बैराज कुंड का निर्माण किया गया दोस्तों 1999 में, कब 1999 में किया गया। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे वर्तमान में इसे नया ताजे वाला बैराज, क्या नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध, ठीक है। पथराई बांध दोस्तों कहाँ पे, पथराई नदी पे है ललितपुर में। सरयू बांध दोस्तों कहाँ पे है, सरयू नदी पे है, कहाँ पे बहराइच में, ठीक है। बाण सागर परियोजना दोस्तों सोन नदी पे है, कहाँ पे मध्य प्रदेश में। अर्जुन बांध दोस्तों कहाँ पे, अर्जुन नदी पे, कहाँ पे महोबा में। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्या चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, रिहंद बांध पर बना है, कहाँ पे बना है, रिहंद बांध पे बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कौन सा तैरता हुआ, क्या तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या का उत्तर प्रदेश का दोस्तों आप देखेंगे पहला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर, ठीक, देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, ठीक है, तैयार हो रहा है। अब दोस्तों आप देखेंगे अपने तरह का यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का होगा, क्या होगा 150 मेगावाट की क्षमता का दोस्तों ये होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, रिहंद बांध पे बनाया जा रहा है, ठीक है। या फिर आप देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पे, ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण हो रहा है और दोस्तों सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और दोस्तों कितना 150 मेगावाट, क्या 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं आगरा बैराज परियोजना, क्या आगरा बैराज परियोजना, इसका स्थान कहाँ पे, आगरा जनपद में ताजमहल दोस्तों 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर, कौन सी नदी पे, यमुना नदी पर है। इस परियोजना से आगरा जिले के पेयजल की आपूर्ति ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे दोस्तों देखेंगे मथुरा, गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पे, मथुरा में है, ठीक है, याद रखना इसको। गोकुल के समीप दोस्तों यमुना नदी पे, कौन सी नदी पे है, गोकुल बैराज परियोजना दोस्तों कहाँ पे, यमुना नदी पे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोकुल बैराज परियोजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल जो रेन वाटर है, क्या जो रेन वाटर है उसको 5 मीटर, क्या 5 मीटर की गहराई, क्या 5 मीटर की गहराई डेप्थ में दोस्तों कलेक्ट करना है दोस्तों, और इस योजना का क्या ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ठीक है। आप देखो दोस्तों मेरे पैसे तो देखेंगे यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्या दोस्तों आप देखेंगे यूपी एमपी क्या क्या है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका स्थान दोस्तों कहाँ पे है, आप देखेंगे ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर, कहाँ पे है, बेतवा नदी पर बनाएगा दोस्तों, कौन सा ललितपुर जिले में, कौन सा राजघाट बांध, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इससे दोस्तों जो बेनिफिट है वो किनको किनको पहुंचता है, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जलौन हो गया, ये दोस्तों इन जिलों को दोस्तों क्या होता है सिंचाई सुविधा इरिगेशन फैसिलिटी दोस्तों क्या मिलती है, इनका लाभ मिलता है। पूर्वी यमुना नहर, क्या पूर्वी यमुना नहर, इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था, 1831 में हुआ था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, क्या सबसे पुरानी नहर फैजाबाद, कहाँ पे, फैजाबाद सहारनपुर में। आप देखेंगे दोस्तों यमुना नदी के बाएं किनारे में से है, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है दोस्तों देखेंगे 1440 किलोमीटर है, ठीक है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं, ठीक है, कौन से हैं, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ, गाजियापुर, हापुड़, ठीक है। अब देखो मेरे पैसे तो देखेंगे जिलों के लगभग दोस्तों क्या 2 लाख हेक्टेयर भूमि से क्या किया जाती है दोस्तों, इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है। मेरे प्यारे साथियों देखेंगे इस नहर को शाहजहां के द्वारा खुदवाया गया था, किसके द्वारा खुदवाया गया था, शाहजहां के द्वारा खुदवाया गया था तथा अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे रामगंगा परियोजना, क्या देखेंगे, रामगंगा परियोजना, रामगंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो पर्पस है, तराई के मैदानी भागों में, कहाँ पे, तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पन बिजली उत्पादन करना, क्या करना, सिंचाई एवं पन बिजली उत्पादन करना हाइड्रो जनरेशन हेतु, ठीक है दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया, 1975 में, कहाँ पे दोस्तों किया गया, बिजनौर स्थान में, कहाँ पे, बिजनौर नामक स्थान पे, ठीक है। बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान पे दोस्तों, कहाँ पे, कालागढ़, कहाँ पे, याद रखना कालागढ़ नामक स्थान में दोस्तों रामगंगा नदी पर दोस्तों, कहाँ पे किया गया, रामगंगा नदी पर, कहाँ पे किया गया, रामगंगा नदी पर किया गया। इसकी जो हाइट है दोस्तों कितनी है, 128 मीटर है, ठीक है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, रामगंगा परियोजना का जो डैम बनाया गया है वो सबसे ऊंचा बांध है। लाभान्वित जिले दोस्तों कौन से हैं, उत्तराखंड राज्य के दोस्तों अलावा, उत्तराखंड राज्य के अलावा, ठीक है। प्रदेश में दोस्तों आप देखेंगे बिजनौर और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों क्या है, रामगंगा परियोजना से दोस्तों क्या है, लाभान्वित होते हैं। आप दोस्तों देखेंगे ऊपरी गंगा नहर, क्या रामगंगा नहर के बारे में देख लिया, फिर आप देख रहे हैं क्या ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1840 से लेकर के दोस्तों 1854 के बीच में हुआ है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों, हरिद्वार के समीप, कहाँ, हरिद्वार के समीप गंगा नदी, कहाँ पे, गंगा नदी के दाहिने किनारे से है दोस्तों, देखेंगे इसको, कहाँ पे, गंगा नदी के दाहिने किनारे से। इससे दोस्तों फायदा किससे पहुंच रहा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों से को दोस्तों क्या होता है, इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों इससे आगरा नहर, क्या आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर दोस्तों क्या जल की आपूर्ति होती है दोस्तों। इसका और फायदा क्या है, इससे आगरा नहर, क्या आगरा नहर एवं निचली गंगा, क्या निचली गंगा नहर को दोस्तों क्या होता है, जल की आपूर्ति होती है, क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना के माध्यम से। फिर मेरे पास तो आप देख रहे हैं मेजा जलाशय नहर, क्या मेजा, ठीक है, रिजर्वियर कैनाल। आप देखेंगे दोस्तों प्रयागराज में बेलन नदी पर, कहाँ पे, बेलन नदी पर दोस्तों मिट्टी का एक क्या है, बांध है, ठीक है, इसको बनाया गया है। आप देखेंगे दोस्तों इसकी ओवर लेंथ कितनी है, 315 किलोमीटर। लाभान्वित जिले को दोस्तों कौन कौन से हैं, ठीक है।
प्रयागराज और मिर्जापुर, ठीक है, प्रयागराज और मिर्जापुर दोस्तों क्या है, इससे यहाँ पे लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। आप देखेंगे 7300 एकड़ भूमि दोस्तों क्या होते हैं, इससे यहाँ पे सिंचित की जाती है। बेतवा नहर, क्या बेतवा नहर दोस्तों, बेतवा कैनाल कह लीजिए इसको, इसका निर्माण दोस्तों 1885 में होता है। कहाँ पे, झांसी के, ठीक है, परीक्षा नामक स्थान पे दोस्तों, कहाँ पे, बेतवा नदी पे, कहाँ पे, बेतवा नदी पे। इससे दोस्तों बेनिफिट किसको पहुंचता है, झांसी, जालौन, हमीरपुर जनपद की दोस्तों आप देखेंगे आप दोस्तों देखेंगे 83,000 हेक्टेयर भूमि दोस्तों क्या की जाती है, सिंचित की जाती है, ठीक है। नहर की 2 मुख्य शाखाएं हैं, हमीरपुर शाखा और दोस्तों देखेंगे कठौना शाखा। कौन सी शाखा, हमीरपुर और कठौना शाखा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं टांडा दरी ताल, क्या टांडा दरी ताल मिर्जापुर हो गया, फुलहर झील दोस्तों पीलीभीत हो गया, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील दोस्तों जो कि एक कृत्रिम झील है, आपको मैंने बताया था पूरे इंडिया की दोस्तों क्या है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो कहाँ पे है, सोनभद्र नदी पे है, ठीक है। अलवारा झील, क्या अलवारा झील विदेशी पक्षियों के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, कौसाम्बी में है, ठीक है। बाड़ा ताल झील गोखुर झील है, क्या है, गोखुर झील है दोस्तों, कहाँ पे, शाहजहांपुर में। तो मेरे पैसा तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए, आपके लिप पे होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखेंगे देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन, क्या परिरक्षण संगठन, ठीक है दोस्तों, हम लोग जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, यूपी में खोला गया था, ठीक है। क्या चीज, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, वन्य जीव परिरक्षण संगठन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता, क्या जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए तथा प्रदेश के वन्य जीवों, क्या जो दोस्तों जंगली जीव रहने वाले हैं, ठीक है, उनके दोस्तों क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग, ठीक है, वन्य जीव परिरक्षण संगठन, क्या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर मेरे पे आप देखेंगे सन 1935 में, कब 1935 में देश में पहली बार वन्य जीव के संरक्षण, क्या वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन, क्या देखेंगे तत्कालीन उत्तर प्रदेश, क्या उस टाइम का उत्तर प्रदेश, अभी क्या दोस्तों देखेंगे उत्तराखंड। हमें दोस्तों पता है कि दोस्तों सन 2000 में क्या हो गया था, उत्तराखंड को दोस्तों क्या कर दिया था, यूपी से दोस्तों क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अभी पहले क्या हुआ करते थे, 4 भौगोलिक क्षेत्र हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, 4 भौगोलिक क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, जिसमें से क्या है यहाँ पे जो पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों क्या कर दिया है, ठीक है, हट गया, जो कि कहाँ चला गया दोस्तों, उत्तराखंड में चला गया। कहाँ चला गया, उत्तराखंड में चला गया। अभी वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों, आप देखेंगे 3 भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि मैदानी हो गया, पठारी हो गया, इस तरीके से ये चीज वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो मेरे पैसे आप देखेंगे क्या, तो मेरे पैसे देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए, ठीक है, उस टाइम का उत्तर प्रदेश और वर्तमान का उत्तराखंड में देहरादून में, कहाँ पे आप देखेंगे देहरादून में, एक वर्ड याद रखना है देहरादून, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे मोतीचूर वन्य जीव विहार, क्या मोतीचूर वन्य जीव विहार मतलब मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में इसका नाम दोस्तों आप देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क, क्या राजाजी नेशनल पार्क के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र, क्या स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर की कुल संख्या दोस्तों कितनी आप देखेंगे 24 है, कितनी है वर्तमान में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण केंद्र की जो संख्या है, ठीक है, कितने सेंटर हैं दोस्तों आप देखेंगे 24 सेंटर हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था, क्या सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव, क्या भारतीय वन्य जीव, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोर्ड है, क्या है बोर्ड है, इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्या सर्वोच्च संस्थान, ठीक है, भारतीय वन्य जीव, क्या भारतीय वन्य जीव, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सर्वोच्च संस्थान, क्या सर्वोच्च संस्थान, ठीक है, भारतीय वन्य जीव, क्या भारतीय वन्य जीव बोर्ड, क्या भारतीय वन्य जीव, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। अब याद रखेंगे बोर्ड, क्या बोर्ड याद रखेंगे, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1936 में, कब 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हेली नेशनल पार्क, क्या हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों अभी क्या जानते हैं, जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे स्टेट नेशनल पार्क, क्या देखेंगे स्टेट नेशनल पार्क। तो आप देखेंगे दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्या यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना 490 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, भारत और नेपाल की सीमा में, कहाँ दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा पर लखीमपुर, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जनपद में। इसका मतलब ये है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इंडिया, क्या चीज़, इंडिया एंड यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल, क्या नेपाल के दोस्तों यहाँ पे क्या है, बॉर्डर पे है, ठीक है। कौन से दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो आप देखेंगे लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपद में, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपद में दोस्तों। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में दोस्तों क्या गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिलता है, 1977 में मिलता है। और टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया 1987 में किया गया, ठीक है। ये दोस्तों आप डेट याद रखेंगे, ये नंबर, ठीक है। 1966 में दोस्तों क्या बोलते थे, इसको बोलते थे दुधवा पशु विहार बोलते थे, ठीक है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, 1977 में मिला, ठीक है। और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया, इसको 1987 में किया गया, ठीक है।
फिर मेरे पास आप देखेंगे इसका जो विस्तार है, क्या इसका जो स्प्रेड है, तो आप देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार, क्या किशनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, किशनपुर वन्यजीव विहार तथा कतरनिया घाट, क्या कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ठीक है, का एक जॉइंट है दोस्तों, क्या है एक यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र है के रूप में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था, आप याद रखना, ठीक है। ये स्प्रेड कहाँ तक है दोस्तों, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार दोस्तों क्या है ये एक क्या है संयुक्त रूप से क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे दोनों का मिला जुला रूप है दोस्तों। यहाँ पे पाए जाने वाले जीवों, ठीक है, यहाँ पे पाए जाने वाले जीवों दोस्तों कौन है, भालू है, हाथी है, सांभर है, चीतल है, सिंगी गैंडा है, मगर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे अन्य दुर्लभ जंतु जैसे कि डिस्पिड हेयर है, ठीक है, शेरवन है, ठीक है, शेरवन डुआलिशी है, एवं यहाँ पे देखेंगे चरज, क्या चरज आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी अगर क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेंदी बनाएगा, दोस्तों आप इसके ऊपर एक बार नजर जरूर बना लेना, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे बाघों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया था, शुरू किया गया था, क्या किया 1973 में दोस्तों क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो मेरे पास साथियों आप यहाँ देखेंगे कि आपने यहाँ पे क्या देखा, दुधवा नेशनल पार्क, क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार दोस्तों क्या है एक यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र है, जो कि किसका पार्ट है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क का है, किसका पार्ट है, दुधवा नेशनल पार्क का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे फिर मेरे पास तो आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 1956 में, ठीक है, वन्य प्राणियों के संरक्षण, क्या वन्य प्राणियों के संरक्षण, प्रोटेक्शन एवं संवर्धन के लिए, ठीक है, प्रमोशन के लिए दोस्तों आप देखेंगे प्रदेश में वन्यजीव परीक्षण संगठन, ठीक, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस संगठन के द्वारा स्थापित प्रमुख वन्यजीव विहार निम्नलिखित है दोस्तों, देखेंगे चंद्रप्रभा, क्या देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है, या उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्या है, ठीक है, पहला वन्यजीव विहार है, क्या चंद्रप्रभा क्या है यहाँ पे, ठीक है, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, इसका जो क्षेत्र दोस्तों कितना है, 78 स्क्वायर किलोमीटर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों देखेंगे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे जो चंद्रप्रभा है दोस्तों कहाँ पे है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, आप यहाँ देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1957 में, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे रिलेटेड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे क्या पाया जाता है, चिंकारा, सांभर, तेंदुआ, भालू और नील गाय दोस्तों यहाँ पे क्या की थी, पाई जाती हैं दोस्तों। अभी एक यहाँ पे करंट में था कि कौन सी यहाँ पे राज्य सरकार ने नील गाय को मारने के लिए दोस्तों क्या कर दिया है, ठीक है, परमिट दे दी। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे इसको गूगल करके जरूर देखेंगे, ठीक है, पंजाब है या फिर हरियाणा है, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अभी हम फिर मेरे पास तो देख रहे हैं किशनपुर वन्य जीव विहार, क्या किशनपुर वन्य जीव विहार, आप देखेंगे दोस्तों 227 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है इसका विस्तार है। लखीमपुर खीरी में दोस्तों क्या है इसकी स्थापना की गई थी, कब, 1972 में की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है, शेर है, बारहसिंगा है, चीतल है, ठीक है, चीता है, हाथी है, दुर्लभ प्रजाति के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शेरवन, ठीक है, क्या शेरवन हुआलिसी, और यहाँ पे देखेंगे चरज है, क्या चरज आदि यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने क्या देखा, किशनपुर वन्यजीव विहार, तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, लखीमपुर खीरी से, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे दोस्तों, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है दोस्तों, आप इसको मैप में देखने की जरूर कोशिश करें। फिर आप देखो, फिर मेरे पास आप देखेंगे कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ठीक है दोस्तों। इसका विस्तार कितना है दोस्तों, आप देखेंगे इसका विस्तार दोस्तों कितना है, 400.09 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ पे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना कतरनिया घाट दोस्तों कहाँ पे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 1976 में क्या गया था, स्टैब्लिश किया गया था। घड़ियाल, दुर्लभ मैदानी जीव, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पाए जाते हैं। आप देखेंगे 1987 में किशनपुर वन्यजीव विहार के साथ में टाइगर प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, क्या कतरनिया घाट और दोस्तों देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार दोस्तों, इनको दोनों को मिला के क्या किया गया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का दोस्तों हिस्सा बनाया गया था, कब, 1987 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, क्या राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल चंबल दोस्तों, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखोगे इसका जो विस्तार है दोस्तों कितना है, 635 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, आगरा और इटावा, क्या आगरा और इटावा मिला करके आप याद रखिएगा चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कहाँ तक एक्सपेंडेड है, तो आगरा और यहाँ पे देखेंगे इटावा के दोस्तों जॉइंट में है, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, घड़ियाल हो गया, डॉल्फिन हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर मेरे पास तो देखना है इसकी प्रशासन व्यवस्था, क्या इसकी प्रशासन व्यवस्था, इसकी प्रशासन व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। 3 राज्यों क्रमशः देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिस नेशनल पार्क, क्या हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों क्या है, उद्यान है, ठीक है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे लेह, कहाँ पे, लेह लद्दाख में क्या है स्थित है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, ठीक है, साउथ बटन द्वीप, क्या साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, साउथ बटन द्वीप दोस्तों आप कहाँ पे देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, आप देखेंगे लद्दाख में है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इसका जो एरिया है दोस्तों कितना है, 2073 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका फैलाव है। मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और अमरोहा, ठीक है दोस्तों, इतने डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका यहाँ पे देखेंगे विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संबंधित चीज़ें यहाँ पे कौन सी मिलती हैं, चीज़ें मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, लकड़बग्घा हो गया, मगरमच्छ हो गया, चीतल हो गया, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कौन सा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। आपको देख के लग रहा होगा कि इसका एरिया कितना है, 2073
स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे हैं बिजनौर हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। इतनी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे पीलीभीत बाघ अभयारण्य, ठीक है। इसका जो एरिया दोस्तों कितना है 602.79 स्क्वायर किलोमीटर तक है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया दोस्तों, इसमें देखेंगे 2014 में। कब? 2014 में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है? बाघ मिलता है, तेंदुआ मिलता है, बारहसिंगा मिलता है, हिरण मिलता है, ठीक, चमगादड़ मिलता है, मगरमच्छ मिलता है, ठीक है, स्लोथ रीछ मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों कैलाश सांकला, क्या कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कैलाश सांकला को जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर मेरे पास तो देखेंगे कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है दोस्तों। इसका जो एरिया है कितना है 7 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 7 स्क्वायर किलोमीटर इसको क्या है, इसका एक्सपेंशन है। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे? वाराणसी में है, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया? 1989 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिलेटेड एनिमल्स पाए जाते हैं दोस्तों। मांसाहारी कछुआ पाए थे, क्या पाए थे? मांसाहारी कछुआ पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको देखेंगे यहाँ पे, यह गंगा नदी, क्या यह गंगा नदी में, ठीक है, रामनगर से राजघाट के बीच 7 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है फैला हुआ है। कहाँ से? रामनगर से, याद रखेंगे रामनगर से, ठीक, कहाँ तक दोस्तों? राजघाट के बीच में, ठीक, कितने एरिया में फैला हुआ है? 7 किलोमीटर क्षेत्र तक क्या है फैला हुआ है दोस्तों। आप देखेंगे गंगा नदी में। कहाँ पे? गंगा नदी में। तो कछुआ वन्यजीव विहार का आपको कहाँ देखने मिल रहा है? वाराणसी में देखने मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? वाराणसी में देखने मिल रहा है, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, क्या है? दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहाँ दिखेगा? ये ललितपुर में दिखेगा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग इसको डाल देता है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे दोस्तों? ललितपुर में देखने मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या मिलता है? बंदर मिलता है, मोर मिलता है, तेंदुआ मिलता है, नील गाय मिलती है, लंगूर मिलता है, सांभर मिलता है, ठीक है। 1977 में क्या गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। बहुत छोटा सा एरिया दोस्तों। आप देखेंगे 5.4 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका फैलाव है। आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? आप देखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे केबुल लामजाओ, क्या? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कहाँ पे? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, क्या? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों, क्या? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, कौन सा? केबुल लामजाओ दोस्तों। कहाँ पे? मणिपुर में है दोस्तों, ठीक है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी सारे फैक्ट के फॉर्म में। फिर आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंछी विहार, क्या? उत्तर प्रदेश के यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? ओ हो नवाबगंज पंछी विहार, ठीक है, माई एरिया, ठीक है, हाँ माई एरिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे? उन्नाव में है। कहाँ पे? उन्नाव में है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं घर पहुँच जाओगे, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1984 में किया गया दोस्तों। रामसार साइट भी है, क्या है ये? रामसार, ठीक है, रामसार, ठीक है। ये क्या है? रामसार साइट भी है, इसको याद रखेंगे आप। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? रामसार साइट भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार रखा गया, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे सांडी बर्ड सेंचुरी, क्या? सांडी बर्ड सेंचुरी, ठीक, कहाँ पे? हरदोई में, इतना याद रखा, ठीक है। लाख बहासी, क्या? लाख बहासी पंछी विहार दोस्तों कहाँ पे? कन्नौज में, ये याद रखना आपको, ठीक है। बस का आप यही देखना है, ठीक है, क्या है यही देखना है। आप दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कौन सा? लाख बहासी, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। फिर दोस्तों आप देखेंगे ओखला पक्षी विहार, ये कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। फिर देखेंगे पटना पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पे? ये एटा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? एटा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे समान पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पे? मैनपुरी में है, ठीक है। दोस्तों इनको आंख बंद करके रट्टा मारो, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों बलिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? बलिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो पटना है, ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पंछी विहार है, क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पंछी विहार कौन सा दोस्तों? आप देखेंगे पटना, कौन सा है? पटना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? लाख बहु से सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, बर्ड सेंचुरी कौन सा? वो लाख बहु से हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? पटना हो गया, याद रखेंगे आप। समाना दोस्तों कहाँ पे? मैनपुरी में हो गया, ठीक। सुरहाताल दोस्तों कहाँ पे हो गया? बलिया डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों देखेंगे इसे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी क्या करते हैं? इसको जानते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। फिर आप दोस्तों देखेंगे भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। या बेती ताल पंछी विहार भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बेती ताल पक्षी विहार किसको बोलते हैं? भीमराव, किसको बोलते हैं? भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार को बोलते हैं। सूर सरोवर, क्या? सूर सरोवर दोस्तों आगरा में, बड़ी फेमस है। शमसपुर पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पे? रायबरेली में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे पार्वती अर्गा पंछी विहार दोस्तों कहाँ पे? गोंडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती है दोस्तों? ये पूछी जाता है पार्वती अर्गा पंछी विहार दोस्तों कहाँ पे? गोंडा में है, ठीक है दोस्तों। क्या है? गोंडा का रामसार स्थल भी है, क्या? गोंडा का रामसार स्थल भी है, ठीक है, याद रखना आपको उसको, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे बखीरा पंछी विहार, क्या? बखीरा पंछी विहार दोस्तों कहाँ पे? संत रविदास नगर में है, ठीक है। आप दोस्तों देखेंगे राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य, क्या? राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी जो माइग्रेट बर्ड्स है, ठीक है। आप देखेंगे इसका क्या है? आश्रय स्थल है, क्या? यहाँ पे देखेंगे केवलादेव नेशनल पार्क, क्या? केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे? राजस्थान में, ये भी याद रखेंगे, क्या? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। फिर मेरे पास दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश के दोस्तों आप देखेंगे वेटलैंड एरिया, क्या देखेंगे? वेटलैंड एरिया, ठीक है दोस्तों। वेटलैंड होता क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। दलदली या नम भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है, क्या बोला जाता है? जो दलदली भूमि होती है, ठीक है। आर्द्र भूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्रचुर मात्रा में क्या होती है? ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है? पानी है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या? मिट्टी है, ठीक है। पानी और मिट्टी के बीच का जो यहाँ पे दो दलदली क्षेत्र होता है, कीचड़ वाला दोस्तों देखेंगे, स्वैम्पी रीजन जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वेटलैंड एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेटलैंड एरिया बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यंत ही संवेदनशील सेंसिटिव रीजन जोन होता है दोस्तों, क्या होता है?
सेंसिटिव जोन होता है क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार के वनस्पति के उगने और फलने फूलने, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ग्रो और फ्लोरिश होने के लिए दोस्तों क्या है, एक इको फ्रेंडली यहाँ पे क्या है नेचर है। आप देखेंगे दोस्तों सन 1971 में 2 फरवरी के दिन पे दोस्तों ईरान का एक शहर जिसका नाम है रामसर, क्या नाम है, रामसर में दोस्तों क्या हुआ है, दुनिया में आज भूमि के संरक्षण के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए एक संधि पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसलिए इस दिन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ठीक है, विश्व आर्द्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, क्या करते हैं 2 फरवरी को क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप इस बार की थीम क्या रही है इसको आप जरूर देख के जाएंगे कि इस बार जो यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया है इसकी यहाँ पे थीम क्या थी, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर में आप इसको चेक करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित हैं दोस्तों, क्षेत्र देख रहे हैं और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्थान, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी दोस्तों देखेंगे नरौरा बुलंदशहर में, नवाबगंज पंछी विहार, आपको मैंने बताया था ना कि नवाबगंज पंछी विहार क्या रामसर साइड है, ठीक है। फिर आप देखेंगे पार्वती का गोंडा, आपको याद ही हो गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे शमसपुर पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली में, सांडी बर्ड संकरी दोस्तों क्या है, हरदोई में। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्या, ऊपरी गंगा, नवाबगंज, पार्वती शमसपुर और सांडी, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे एक चीज़ और है, बकीरा पंछी विहार दोस्तों कहाँ पे, संत कबीर नगर में, ठीक है। इसको आप लेकर के चलेंगे तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्या करनी है, एकदम अच्छे से रट लेनी, क्या करनी है, आंख बंद करके रटा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख के तैयार कर लो। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्यक्रम, क्या, प्रोग्राम फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आप दोस्तों देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में यह केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों 1992 में क्या किया गया था, ठीक है, ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। आप दोस्तों देखेंगे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, क्या, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स दुधवा टाइगर रिजर्व, क्या, यहाँ पे देखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए दोस्तों केंद्र की सहायता से, क्या, केंद्र की सहायता से 112 सदस्य, क्या, 112 सदस्य यहाँ पे देखेंगे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का क्या किया गया था, गठन किया गया है। आप दोस्तों देखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ हैबिटेट्स, क्या, लाइफ हैबिटेट्स। तो आप देखेंगे दोस्तों प्रदेश के सभी वन्यजीव विहारों के विकास के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा देखेंगे 2002 और 3 से लेकर दोस्तों यह योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के सभी पंछी विहार, क्या, सभी पंछी विहार का भी, ठीक है, इस योजना में क्या किया गया, शामिल किया गया, याद रखना, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे जो पंछी विहार है, ठीक है, इनको भी यहाँ पे ऐड किया गया, क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ हैबिटेट्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे घड़ियाल प्रजनन केंद्र, क्या, प्रदेश में घड़ियाल के लुप्त प्राय प्रजातियों जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज रेड डेटा बुक में, ठीक है, के लिए दोस्तों आप देखेंगे इनके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आप देखेंगे लखनऊ जनपद, क्या, लखनऊ जनपद के कुकरैल वन, क्या, कुकरैल वन तथा दोस्तों देखेंगे बहराइच जनपद के दोस्तों देखेंगे कतरनिया घाट, क्या, कतरनिया घाट में, ठीक है, घड़ियाल के अंडों को संग्रहित स्टोर कर कृत्रिम तरीके दोस्तों आर्टिफिशियल मेथड से बच्चों को तैयार करने को आर्टिफिशियल मेथड से बच्चों को तैयार कर नदी में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे लखनऊ के कुकरैल में, और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कतरनिया घाट कहाँ पे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, बहराइच में। फिर मेरे पहले तो देखेंगे प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। प्रदेश में सारस, गिद्ध, कौवा जैसी पंछियों के, ठीक है, कुछ प्रजातियां स्पीसीज क्या होती हैं दोस्तों, एक्सटिंक्ट हो गई, क्या हो गई, एक्सटिंक्ट के कगार पर पहुंचने वाली हैं, ठीक है। आप दोस्तों देखेंगे वैज्ञानिकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, ठीक है, गिद्धों और कौवे की आकस्मिक मृत्यु, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ का मुख्य कारण यहाँ पे देखेंगे डिक्लोफेनिक रसायन है। कौन सा रहता है दोस्तों, याद रखेंगे डिक्लोफेनिक रसायन है, ठीक है, जो मृत प्राणियों में क्या होता है, विद्यमान एक्सटिंक्ट रहते हैं, जिन्हें ये पंछी क्या होते हैं, खा लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों डिकम्पोज जब बॉडी होती है दोस्तों ये क्या करते हैं, यहाँ पे गिद्ध, वल्चर, आपको मैंने बताया होगा उस वाले वीडियो में जो मैंने आपको अभी एनवायरमेंटल टॉपिक कराया था टेस्ट सीरीज वाले में, ठीक है। तो आप याद होगा गिद्ध, वल्चर और दोस्तों कौवा ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एज अ डिकम्पोजर का भी काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेड बॉडीज को क्या करते हैं, खा लेते हैं दोस्तों। ये ह्यूमन बॉडी से दोस्तों जो डिक्लोफेनिक रसायन है दोस्तों कहाँ पहुंच जाता है, इनमें पहुंच जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से इनकी क्या हो रही है, अच्छी खासी मृत्यु हो रही है दोस्तों। ऑलमोस्ट दोस्तों ये क्या है, एक्सटेंट होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे, प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला रात्रि वन्य जीव विहार, क्या, आप देखेंगे नाइट सफारी पार्क का क्या किया गया, निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। प्रदेश में लायन सफारी पार्क, क्या, लायन सफारी पार्क की स्थापना इटावा में, कहाँ पे, इटावा के फिशर वन क्षेत्र में, कहाँ पे, फिशर फॉरेस्ट एरिया में की गई है। प्रदेश में 2 जूलॉजिकल पार्क का क्या गया, उद्यान की क्या पे, प्रदेश के 2 जूलॉजिकल पार्क, क्या, 2 जूलॉजिकल पार्क उद्यान क्रमशः हैं दोस्तों, कौन से देखेंगे, जूलॉजिकल पार्क कौन से, कानपुर है और दोस्तों देखेंगे लखनऊ, ठीक है, कानपुर जैविक उद्यान और दोस्तों लखनऊ का याद रखना नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान, क्या, नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान दोस्तों आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं। तो मेरे पास तो ये वीडियो क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसका दोस्तों PDF आपको यहाँ पे इसी के साथ में दे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।